हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम लोग सीपीसी का रैपिड रिवीजन करेंगे और इस वीडियो में बेसिकली हम सारे सेक्शंस को सिर्फ रिवाइज करेंगे। बाकी के जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारे सेक्शंस रिवाइज करेंगे, उसके बाद ऑर्डर्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए रखेंगे, जिसमें एक कंप्लीट वन शॉट में हम लोग ऑर्डर्स को भी रिवाइज करेंगे। तो सीपीसी द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, दिस इज एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। एक्ट नंबर आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। और फिर प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी? 21 मार्च 1908 को प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी। प्रियम्बल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना। हमारे लिए शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब ये फोर्स में आया था? तो 1 जनवरी 1909। 1 जनवरी 1909, ये डेट याद रखनी है। आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें बता रखा है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और ट्राइबल एरियाज कहाँ के? तो वो ट्राइबल एरियाज आसाम के। ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक चीज और जो हम मिस कर रहे हैं, इसका एंट्री नंबर। ठीक है, इसका एंट्री नंबर भी हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एंट्री नंबर इसका 13 है। एंट्री नंबर 13 कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का क्या मतलब है कि स्टेट या सेंटर दोनों ही इसमें लॉज बना सकती है। ठीक है, एंड दिस इज अ नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, तो आप प्रोस्पेक्टिव नहीं कहेंगे, आप कहेंगे नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें प्रोस्पेक्टिव दिया है, रेट्रोस्पेक्टिव दिया है, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव दिया है, तो आपको टिक किस पे लगाना है? नॉट रेट्रोस्पेक्टिव पे। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, किसने इसे सर अर्ली रिचर्ड्स जो थे उन्होंने ड्राफ्ट किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बहुत मतलब प्रचलित क्वेश्चन नहीं है, नहीं भी पूछा जाता है, बट ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, इस वजह से कुछ चीजें हैं जो ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये तो एक हो गया हमारा प्रोसीजरल लॉ है, वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये हमारे बेसिक्स की सारी बात हम लोगों ने कर ली। आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेशन के बारे में बताया हुआ है। सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 2 का सबसे क्लॉज 1 कहता है कोड इंक्लूड रूल्स। तो ये तो हमें पता है। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डिक्री बताती है। डिक्री क्या होता है? डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का, जो कि इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज। कंक्लूसिवली पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करती है। इसमें बहुत ही जो है फेमस क्वेश्चन वो ये कि क्या चीज डिक्री नहीं होती है? तो यहाँ पर उसका जवाब है कि इट शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर, यानी कि आप इसे एएफओ कह सकते हो, या फिर एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। तो ये दोनों चीजें हैं, ये डिक्री नहीं होती है। ठीक है, पहली चीज तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। और एक चीज और याद रखनी है कि इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या चीज डीम करता है इंक्लूड करने के लिए? तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इंक्लूड करता है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, यानी कि रेस्टिट्यूशन वाला जो चीज है वो। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो हमें डिग्री में पता होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि डिग्री कहाँ पर डिफाइंड है, क्योंकि वो भी पूछा जाता है। 2 तरीके की डिग्री होती है, प्रिलिमिनरी और फाइनल। ठीक है, बस इतना ही जो है हमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री में जानना है। देन क्लॉज 3 डिग्री होल्डर के बारे में बात करता है। तो वो पर्सन जिसके फेवर में डिग्री आई है वो डिग्री होल्डर कहलाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। देखो, डेफिनेशन क्लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इंडेक्स बेस्ड भी हो जाता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्लॉज में कौन सी डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, जैसे कुछ डेफिनेशन हैं जहां से अंदर से भी पूछते हैं, जैसे डिग्री वगैरह के जो डेफिनेशन है यहाँ से अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जब तक आपको बेरा की लैंग्वेज नहीं पता होगी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आपको बेयर लैंग्वेज में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, देन क्लॉज 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहा है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। क्लॉज 5 हमें फॉरेन कोर्ट के बारे में बता रहा है, तो एक ऐसा कोर्ट जो कि आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है वो फॉरेन कोर्ट हो जाएगा। 2-6 में फॉरेन जजमेंट के बारे में बता रखा है, तो जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट। 2-7 में गवर्नमेंट लीडर के बारे में बता रखा है, तो हर वो पर्सन इंक्लूडेड है एज अ लीडर
मतलब हर वो पर्सन प्लीडर होगा, गवर्नमेंट प्लीडर होगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन जो है अपॉइंट करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 2(7) में है, ये याद रखना है। 7A हाई कोर्ट के बारे में बताता है इन रिलेशन टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सा हाई कोर्ट है वो, तो इट मीन्स हाई कोर्ट ऑफ कैलकटा। ठीक है, फिर 7B में इंडिया के बारे में बता रखा है, नॉट इम्पोर्टेंट। अब ये चीज हट गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज अब हट चुकी है। 2(8) में जज के बारे में बता रखा है, मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। तो ये आपको भी एज अ इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पता होना चाहिए। 2(9) में जजमेंट के बारे में बता रखा है, मीन्स द जजमेंट गिवन बाय जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री, ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। 2(10) में हमें जजमेंट डेटर के बारे में बता रखा है, तो एक ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट डिक्री आई है वो हमारा जजमेंट डेटर हो जाएगा। 2(10) में जजमेंट डेटर। 2(11) में कोई ऐसा पर्सन जो कि मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन कर रखा है, तो कोई एक ऐसा पर्सन जो कि किसी दूसरे पर्सन की, जो एक डिसीज्ड पर्सन है उसको लॉ में रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। ठीक है, 2(11) में आपको इतना पता होना चाहिए। 2(12) हमें मीन प्रॉफिट के बारे में बताता है। मीन प्रॉफिट क्या होता है? मीन प्रॉफिट का मतलब है कि कोई पर्सन है वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे रॉन्गफुल पोजेशन में है, ठीक है, उसने उसकी प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से इंजॉय करी, ठीक, तो जो भी कुछ प्रॉफिट्स वगैरह हुए हैं वो देने पड़ते हैं, ठीक है, इक्विटी करनी पड़ती है, उसको वापस देने होंगे जिसका भी आपने यूज किया। लेकिन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। जैसे मान लो कि मेरी अगर एक माली की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और जो कोई दूसरा पर्सन है उसने जो है रॉन्गफुल पोजेशन कर लिया मेरी प्रॉपर्टी पर, उसने रॉन्गफुल पोजेशन तो किया, ठीक है, वहां से उसको पैसा वगैरह आ रहा है, पहली एक माली की प्रॉपर्टी को उसने रेंट पे चढ़ा दिया और वहां से उसको पैसा आ रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कर रहा है, वो एक माले की प्रॉपर्टी थी, उसने दूसरा वाला उसने बनवा दिया, तो ये क्या किया, उसने इंप्रूवमेंट किए। तो अब मैं जब कोर्ट से मीन प्रॉफिट्स डिमांड कर रही हूँ, तो ये वाला चीज उसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो जो बंदा रॉन्गफुल पोजेशन में है उसने पैसा लगाया है, तो इस वजह से इस पैसे के लिए मैं एंटाइटल्ड नहीं हूँ, जो भी कुछ वहां से रेंट वगैरह आ रहा है उसके लिए मैं एंटाइटल्ड नहीं हूँ। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट्स नहीं इंक्लूडेड है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इंक्लूडेड नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। 2(14) में आपके ऑर्डर की डेफिनेशन दे रखी है कि ऑर्डर मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। तो जो चीज डिक्री नहीं है वो ऑर्डर होगा। 2(15) में प्लीडर के बारे में बता रखा है, ये भी कई बार पूछा जाता है प्लीडर कहाँ पर डिफाइंड है, तो कोई ऐसा पर्सन जो कि एंटाइटल्ड है अपेयर करने के लिए, प्लीड करने के लिए कोर्ट में, जिसमें एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट भी आते हैं। 2(16) में मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। अब 2(17) जो है ये कतई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी 2(17, क्योंकि इसमें वही जो आपकी आईपीसी की डेफिनेशन है कुछ उसी से मेल खाती हुई है सेक्शन 21 से। लेकिन पता होना चाहिए एक चीज, इसमें जज है, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो ये आपको खुद से पढ़ना होगा, याद करना होगा। ठीक है, सम वॉट सिमिलर है, क्लॉजेस में ऑब्वियसली चेंज है, वो चीज आपको देखनी होगी। ठीक, फिर उसके बाद 2(18) में रूल्स के बारे में बता रखा है, तो कोई भी रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन फर्स्ट शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल में है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। 2(19) में शेयर इन कॉर्पोरेशन, दैट मीन शैल बी इंक्लूड डीम टू इंक्लूड स्टॉक डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। ठीक है, साइंड मीन्स साइंड सेव इन द केस ऑफ जजमेंट और डिग्री इंक्लूड स्टैम्प, तो साइंड में स्टैम्प अगर है तो वो भी साइंड ही माना जाएगा, ये चीज जो है इसमें इंक्लूडेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2(20) की डेफिनेशन। आगे बढ़ेंगे, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में बता रखा है, तो इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, क्योंकि सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स का यही मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। अब इन्होंने ऐसे लिखा, तो पहले बेसिकली हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वही चीज इसमें यहाँ पर बता रखी है। और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आपके सारे स्मॉल कॉजेस के कोर्ट्स आ जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के स्मॉल कॉजेस के कोर्ट्स है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सिर्फ सेक्शन बेस्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी और किसी तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं और से सवाल इसमें नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते, सेक्शन 4 इज नॉट इम्पोर्टेंट। सेक्शन 5 हमें रेवेन्यू कोर्ट्स के बारे में बताता है, तो कई बार पूछ सकते हैं कि रेवेन्यू कोर्ट कहाँ बता रखा है, तो सेक्शन 5 में बता रखा है। ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट क्या होता है ये हमें इसमें बता रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2 से ये चीज इंपॉर्टेंट है कि डज नॉट इंक्लूड अ सिविल कोर्ट हैविंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अंडर दिस कोर्ट, तो ये सिविल कोर्ट को इंक्लूड नहीं करता।
ठीक है, तो ये हो सकता है कि पूछने की क्या चीज इंक्लूड नहीं करता है, तो सिविल कोर्ट जिनका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है अंडर सीपीसी उसको इंक्लूड या नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, जितने स्टार लगाना चाहो स्टार लगा लो, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन कहाँ है, कौन से सेक्शन में है, ये कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन का मतलब होता है कि अमाउंट से रिलेटेड जो जुरिसडिक्शन है, जैसे मान लो किसी कोर्ट का जुरिसडिक्शन सिर्फ 50,000 तक के मामले ट्राई करने का है या 1 लाख तक के मामले ट्राई करने का है, तो वो मतलब है। ठीक है, ये सारे सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस हैं, सेक्शन 7, सेक्शन 8। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 1 पे, सूट्स इन जनरल, जहां से हमारा सारा काम सीपीसी का असली सीपीसी हम जैसे कहेंगे वो यहीं से शुरू होगी। ठीक है, नहीं बाकी भी वो भी असली है, आपका डेफिनेशन क्लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी हालांकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है एक्सेप्ट सेक्शन 6। ठीक है, सेक्शन 6 एंड डेफिनेशन क्लॉज। सेक्शन 9 पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोर्ट जो है सारे सिविल सूट ट्राई करेगा अनलेस बार्ड, यानी कि अगर बार कर दिया गया है तो ऑब्वियसली नहीं ट्राई करेगा, नहीं तो कोर्ट जो है वो सारे के सारे सिविल सूट्स ट्राई करेगा। ठीक, ये इसमें बता रखा है। देखो, अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, ट्राई तो सारे ही सूट्स करने हैं। कौन से सूट सिविल नेचर के होंगे, तो यहाँ पर ये बता रखा है, सूट विच इज द राइट टू प्रॉपर्टी और एन ऑफिस इज कंटेस्टेड सूट ऑफ सिविल नेचर। ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि क्या सूट सिविल नेचर के होते हैं, कौन सूट सिविल नेचर के हैं, कौन से सूट सिविल नेचर के नहीं है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन से सूट सिविल नेचर के हैं और कौन से सूट सिविल नेचर के नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन 1 में ये बता रखा कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी है या कोई ऑफिस से रिलेटेड कुछ है तो वो सिविल नेचर का होगा। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट सच राइट में डिपेंड एंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चंस एज टू रिलीजियस राइट्स सेरेमनीज। देखो, एंटायरली मतलब अगर प्योरली रिलीजियस राइट से रिलेटेड अगर है, प्योरली अगर रिलीजियस राइट से रिलेटेड है, ठीक है, या सेरेमनीज से, रिलीजियस सेरेमनीज से रिलेटेड है, तो ये चीज सिविल नेचर का सूट नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी वर्ड प्योरली दिख रहा है या एंटायरली दिख रहा है तो वो समझ लो कि वो सिविल नेचर का सूट नहीं है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमटेरियल वेदर और नॉट एनी फीस इज अटैच। जरूरी नहीं है, मतलब इमटेरियल है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात कि कोई फीस अटैच है उस ऑफिस से या नहीं, जो हमें एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा सेक्शन नंबर 10, रेस सबजुडिस। बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, उसका आंसर मैं अभी आप लोगों को दे रही हूँ, लेकिन ये एक क्वेश्चन है लॉजिकल। आपसे कहा गया दोनों ही सेक्शन नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। कोई भी कोर्ट ट्रायल के लिए प्रोसीड नहीं करेगी। ठीक है, सेक्शन 11 में भी यही कह रहा है, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, नो कोर्ट शैल ट्राई। लेकिन क्या यहाँ पर इस लैंग्वेज को देखते हुए क्या हमें यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लिखा है कि कोर्ट एंटरटेन ही नहीं करेगी? क्या यहाँ पर लिखा है कि कोर्ट एंटरटेन ही नहीं करेगी? यहाँ पर इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप लेकर आओ, बेशक आप सूट लेकर के आओ, लेकिन कोर्ट उसको ट्राई नहीं कर सकती। कोर्ट उसको ट्राई नहीं कर सकती, आप लेकर के आइए, आपके ऊपर रोक नहीं है, आप लेकर के आइए, लेकिन कोर्ट ट्राई नहीं करेगी। यहाँ पर ट्रायल पर जो है बार लगा हुआ है, यहाँ पर ट्रायल पर बार लगा हुआ है, तो ये लैंग्वेज समझना, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एंटरटेन करेगी या नहीं करेगी। एंटरटेन कर सकती है बट द कोर्ट विल नॉट ट्राई दैट पर्टिकुलर सूट। ठीक है, रेस सब्जुडिस में भी और रेस जुडिकाटा में भी, दोनों में। ठीक है, तो आपको पता है कि स्टे ऑफ सूट का मतलब है कि कोई भी चीज, कोई भी मैटर जो है वो दोनों पार्टीज के बीच में अगर पेंडिंग है, ठीक है, कोई भी मैटर अगर दोनों पार्टीज के बीच में पेंडिंग है, भले ही वो डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन इशू हो, तो वो और मतलब प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में, तो दोबारा से जो है उसके लिए सेम पार्टीज के बीच में सेम सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड या सेम टाइटल से रिलेटेड आपका सूट आप दोबारा से इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो। एक यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेनेशन से, जो कि कह रहा है कि डिपेंडेंसी ऑफ अ सूट इन फॉरेन कोर्ट। अगर फॉरेन कोर्ट में कोई सूट पेंडिंग है तो उसे इंडिया में ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, तो उस पर कोई बार नहीं लगा हुआ, लेकिन इंडिया में सूट पेंडिंग है तो वहां पर बार लगा हुआ है, ट्रायल नहीं कर सकती है कोर्ट। रेस जुडिकाटा कहता है कि अगर एक बार किसी भी पर्टिकुलर सूट का डिसीजन आ चुका है तो आप दोबारा उस चीज को रेज नहीं कर सकते।
ठीक है, दोबारा उस चीज को रेज नहीं कर सकते, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अब इसके एक्सप्लेनेशन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहाँ से एक्सप्लेनेशन 1 में क्या दिया है, 2 में क्या दिया है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन 1 में आपको फॉर्मर सूट के बारे में बताएगा। फॉर्मर सूट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए एक्सप्लेनेशन 1 में। The expression former suit shall denote a suit which has been decided prior to a suit in question whether or not it was instituted prior thereto। देखो फॉर्मर सूट का जो हम रेस जुडिकाटा में बता रहे हैं कि फॉर्मर सूट, तो फॉर्मर सूट का मतलब ये है, जैसे मान लो कि एक कोई सूट है वो 2012 में इंस्टीट्यूट किया गया, और एक वही सेम सूट मतलब उन्हीं पार्टी से रिलेटेड 2020 में इंस्टीट्यूट किया गया। एक 2012 में इंस्टीट्यूट हुआ, एक 2020 में इंस्टीट्यूट हुआ। लेकिन हुआ क्या, अभी 2012 का जजमेंट नहीं आया, लेकिन 2020 का तो जजमेंट आ गया। 2020 का जजमेंट अभी आ गया, उसी साल आ गया 2020 का जजमेंट। तो ये फॉर्मर सूट हो जाएगा, डेट से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यही कह रहा है कि विच हैज बीन डिसाइडेड, जो डिसाइड हो चुका है वो फॉर्मर सूट कहा जाएगा, ना कि ये कि जो इंस्टीट्यूट पहले हुआ था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मर सूट का मतलब है। ठीक है, तो फॉर्मर सूट कहाँ डिफाइंड है ये आपको मतलब कहाँ बता रखा है कि फॉर्मर सूट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन 2 में हमें बता रखा है कॉम्पिटेंट कोर्ट के बारे में कि किस कोर्ट के पास जो है मैटर जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 3 में हमें क्या बता रखा। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन 4 है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में बता रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहाँ दिया हुआ है, कौन से एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन 5 में हमें बताया हुआ है कि अगर सेम रिलीफ जो है वो क्लेम करी गई है तो क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन 6 में हमें बता रखा है रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में। अब ये जो है ये भी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेनेशन 6 में क्या दिया हुआ है। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन 7 में हमें बता रखा है कि ये जो रेस जुडिकाटा है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर भी एप्लीकेबल होता है। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन 7 जो है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करें, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन 8 में बताया है कि रेस जुडिकाटा जो है इट अप्लाइज टू द मैटर फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन इन फॉर्मर सूट। ठीक है, तो ये इस बार ये यहाँ पर हमारा ये रेस जुडिकाटा वाला है ये खत्म हुआ था। आपको इसके एक्सप्लेनेशन जो है वो हेडिंग्स अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, जो इसकी हेडिंग्स है वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, यानी कि कौन से एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बार टू फर्दर सूट के बारे में बता रखा है। तो इसने कहा कि सेक्शन 12 वैसे सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही पूछा जाता है कि बार टू फर्दर सूट कहाँ पर दे रखा है। तो कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जहां पर कोर्ट या सीपीसी हमारी बार लगा देती है। ठीक है, तो नॉट सो इम्पोर्टेंट। सेक्शन 13 में हमें बता रखा है कि कौन से जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होंगे। तो एक फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा ये बता रखा है। ठीक है, कब कंक्लूसिव नहीं होगा, तो जब जब इट हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं था तब उन्होंने जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया, केस के मेरिट्स पर नहीं हुआ है। ठीक है, और जहां पर ऐसा लग रहा है कि प्रोसीडिंग्स में कुछ कुछ तो दिक्कत है या इनकरेक्ट व्यू लिया गया है आपका इसका इंटरनेशनल लॉ का, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज इंडिया के रिस्पेक्ट में यानी कि लॉ ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में आपको उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए था बट रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो वो भी where the proceedings in which judgment was obtained are opposed to natural justice, natural justice के फिनोमिना के अगेंस्ट आप चले गए हो, या आपने फ्रॉड से obtain किया है वो जजमेंट, एंड वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ, या फिर किसी इंडिया में जो लॉ है उसका आपने ब्रीच किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि कब फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होता है। जनरली क्या है, फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होता है। ठीक है, फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होता है, लेकिन कब कंक्लूसिव नहीं होता है तो ये जो है आपको 6 क्लॉजेज में बता रखा है कि कब कंक्लूसिव नहीं होता है। प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, कोर्ट प्रिज्यूम क्या करेगी, प्राइमा फेसाई कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि जब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है उसका सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करी गई है फॉरेन जजमेंट की, तो कोर्ट यही मानेगी कि हाँ ऐसा जजमेंट जो है कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, कोर्ट का कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन था जो है इसको जजमेंट देने का। ठीक है, अनलेस द कॉन्ट्री अपेयर्स, भाई अगर कोई प्रूव कर दे सामने वाला, भाई शैल प्रिज्यूम है ना, रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है,
कोर्ट के पास जैसा आ रहा है वो वैसा प्रिज्यूम कर लेगी कि हाँ ऐसा था। लेकिन अगर अब सामने वाली पार्टी आकर के कोई एविडेंसेस पेश कर दे कि नहीं है फॉरेन जजमेंट या ये फॉरेन जजमेंट सही नहीं है, तो फिर उसके बाद वो उस तरीके से डील किया जाएगा। तो ये चीज है, ठीक है। सेक्शन 14 इस तरीके से पूछा जाता है। और इसका एक सवाल और बन सकता है सेक्शन 13 और सेक्शन 14 का, कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के बारे में कहाँ बात करी गई है, कौन से सेक्शन में सीपीसी में? तो सेक्शन 13 में, सेक्शन 14 में बात करी गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपका प्लेस ऑफ सुइंग वाला सिस्टम जो है वो शुरू हो गया है। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 20 तक ही आपको प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में बताएगा, ये सेक्शन 15 से 20 तक। हालांकि आपके इंडेक्स में आपको सेक्शन 15 से 25 तक दे रखा है, लेकिन वो बाकी 5 सेक्शन में इतना कोई प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं हो रही जितनी बात इन 5 सेक्शंस में हो रही है, ठीक है। तो बढ़ेंगे। सबसे पहले कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, तो सबसे पहले लोवेस्ट ग्रेड के कोर्ट में है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ दिया है ये भी पता होना चाहिए सेक्शन 15 में। सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, तो जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है सूट वहीं इंस्टीट्यूट किया जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें कई सारी चीजें, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट है, फोरक्लोजर का सूट है, सेल रिडम्पशन का, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। एक यहाँ से बहुत वैसा क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही एप्लीकेबल होता है? तो नहीं, ये आपको क्लॉज एफ में देखने को मिल जाएगा कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी एप्लीकेबल है। तो अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पर है, तो ऐसा नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी आपका सेक्शन 16 एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 17 में हमें ये पता चलेगा कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, अगर डिफरेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है तब क्या, अगर डिफरेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है तब क्या। तो किसी भी उसमें देखो, वेयर अ सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। तो किसी भी कोर्ट में आप कर दो, उन दोनों में से, अगर डिफरेंट कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में है तो किसी भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कर दो, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। ये भी देखना पड़ेगा कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, जिस कोर्ट में आप कर रहे हो उसका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। देन सेक्शन 17 भी सेक्शन बेस्ड आता है। सेक्शन 18 में हम बात करेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि इसमें अगर जुरिस्डिक्शन जो है कोर्ट का वो अगर अनसर्टन है तब क्या। या अनसर्टनिटी इसी तरीके से पूछ जाती है कि अनसर्टन वाला कहाँ पर दे रखा है, तो फिर किसी भी कोर्ट में कर सकते हो, एनी वन ऑफ द कोर्ट्स, एनी वन ऑफ दोज कोर्ट्स। अगर अनसर्टन है, नहीं समझ में आ रहा तो किसी भी कोर्ट में कर दो, लेकिन यहाँ पर पेक्यूनिटी जुरिस्डिक्शन होना चाहिए और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन सेक्शन 19 में पढ़ेंगे तो सूट्स फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्संस और मूवेबल्स। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको मूवेबल्स के बारे में पता चलेगा, और जो अगर पर्सन के साथ अगर कोई रॉन्ग कमिट हो रहा है तो अगर उसके कॉम्पनसेशन का सूट है तो वो कहाँ पर करना है, ठीक है। तो जहां पर डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है, ये जो आपका इलस्ट्रेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेम एज इट इज पूछा जाता है। या फिर वो बिजनेस अपना कैरी ऑन कर रहा है या फिर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, ठीक। फिर सेक्शन 20 पे हम आएंगे तो इसमें पता रखा है कि जो चीजें हमें सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 19 तक में नहीं दी हुई है वो ये सेक्शन बताएगा। तो ये एक रेसिडरी सेक्शन है। क्या है ये? एक रेसिडरी सेक्शन है। जो हमें 15 से 19 में नहीं बताया वो हमें यहाँ पता चलेगा। क्या पता चलेगा? इसमें भी वही सेम चीज है कुछ, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि इन्होंने बहुत बड़ी कोई बात ऐसे कर दी। इसमें भी वही आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। वो क्या? कि जहां पर आपका डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है वहां पर कर दो सूट, या जहां पर ही कैरीज ऑन बिजनेस या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जहां पर आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहां पर आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है आप वहां पर भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीज जो है यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ के जरूर जाना क्योंकि इलस्ट्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 20 तक देख लिया, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 20 जो है डज नॉट अप्लाई टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, ठीक है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए।
अब ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्शन आपको लाना है कि प्लेस ऑफ ये सही जगह पर कोर्ट सही जगह पर सूट इंस्टीट्यूट नहीं हुआ है, तो भाई जब प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड आप मैटर लेकर के आ रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है, तो आप उसी समय बताओ ना, एट द फर्स्ट इंस्टेंस। हाँ, फर्स्ट इंस्टेंस में बताओ, फर्स्ट इंस्टेंस अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एज द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे आप उसको वो चीज बताओ कि प्लेस ऑफ सुइंग सही नहीं है, ये गलत चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें जो है, ये बाद में आप इसके लिए ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। अगर कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है तो कोर्ट एक बार सुन भी लेगी, अन्यथा कोर्ट नहीं सुनती है, जनरल रूल यही है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। और ये एक चीज और है सबसेक्शन 2 में कि कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आपको रेज करना है कि कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है इस पेक्यूनिटी लिमिट्स से रिलेटेड, आपको लग रहा है कि कोर्ट की पेक्यूनिटी लिमिट नहीं थी लेकिन प्लेंटिफ साहब ने कोर्ट सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है, तो भाई डिफेंडेंट साहब आपको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे बताना होगा। और जब आपको लग रहा है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट भी कॉम्पिटेंट नहीं है विद रेफरेंस टू द लोकल लिमिट्स, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट मतलब कि जब डिग्री को एग्जीक्यूट कराने का समय, तो भाई जब डिग्री को एग्जीक्यूट कराने का समय भी आ गया और उसके बाद आपको अभी तक नहीं पता कि अभी तक आप ये ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर पाए, तो यहाँ पर ये भी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे करना होगा। अगर आपने नहीं किया है तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन तीनों ही क्लॉज में आपने तीनों ही सबसेक्शन में आप देखोगे दैट देयर इज अनलेस देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, अनलेस देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। तो ये चीज जो है तीनों में ही है। अगर जस्टिस का फेलियर हो रहा है तो फिर कोर्ट अलाउ कर देगी, ठीक। 21A में बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री एज टू प्लेस ऑफ सुइंग, वही चीज है कि अगर एक बार कोई भी सूट आप इस तरीके का नहीं ला सकते कि आप डिग्री की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे हो, आपको डिग्री की वैलिडिटी को चैलेंज करने का कोई राइट नहीं है जो कि फॉर्मर सूट में पास कर दी गई है, ठीक है। फॉर्मर सूट में उस पर्टिकुलर डिग्री को अगर पास कर दिया गया है तो आप उसको उसकी वैलिडिटी को आप वो नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक। और कौन से ग्राउंड है आपके पास, ऑब्जेक्शन है आपका प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड, ये चीज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 21 है, डायरेक्ट पूछा जाता है, यानी कि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ से। अब हमारा आएगा पावर ऑफ ट्रांसफर सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट, ठीक है। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं रखता है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। सेक्शन 25 भी आपका जो है वो सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंट है, तो जहां पर सूट जो है वो एक से ज्यादा कोर्ट में इंस्टीट्यूट हो गया है, ठीक है। मोर देन वन, मोर देन, गलत हो गया, सूट जो है मोर देन वन हो गया, ठीक है। क्या लिखा है ना, वेयर अ सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन ऑफ टू और मोर कोर्ट्स एंड इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट्स एनी डिफेंडेंट आफ्टर द नोटिस टू अदर पार्टीज। तो कोई भी डिफेंडेंट यहाँ पर पार्टीज को नोटिस देने के बाद, कब, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में बताए, या ठीक है, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में बताए, या फिर जो है एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, ठीक है। दो चीजें हैं, या तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में बताए या फिर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, या उस वक्त जब सेटलमेंट हो रहा है उससे पहले बता दे, ठीक है। लेकिन ये करना कब है, आफ्टर नोटिस टू ऑपोजिट पार्टी। जब तक दूसरी पार्टी को नोटिस नहीं दे सकते, तब तक नहीं दिया है तब तक आप इस तरीके का ट्रांसफर नहीं करा सकते, सूट ट्रांसफर नहीं करा सकते, ठीक है। तो डिफेंडेंट करा सकता है लेकिन नोटिस देना पड़ेगा। सेक्शन 23 में बताया कि कौन से कोर्ट में एप्लीकेशन लाई करेगी, तो कौन से कोर्ट में लाई करेगी। सबसेक्शन 1 कह रहा है कि जब सेम अपीलाट कोर्ट है तो उसी अपीलाट कोर्ट में, और अगर डिफरेंट अपीलाट कोर्ट है लेकिन सेम हाई कोर्ट है, डिफरेंट अपीलाट कोर्ट है लेकिन सेम हाई कोर्ट है तो सेड हाई कोर्ट में, डिफरेंट हाई कोर्ट है तो वहां पर जहां पर सूट पहली बार लाया गया था वहां पर, ठीक है। सेक्शन 24 हमें बताता है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल के बारे में। तो जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ विड्रॉल
एप्लीकेशन पर हो सकता है, किसी भी दोनों पार्टीज की एप्लीकेशन पर हो सकता है, और नोटिस देना होगा आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग, उनको सुनने के बाद भी, ठीक है, किसी भी स्टेज पर आपका कौन कर सकता है, तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेज ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है, किसी भी अपील को, सूट को, प्रोसीडिंग को जो कि उनके समक्ष पेंडिंग है, जो कि उनके समक्ष पेंडिंग है, ठीक है, यहाँ पर इंक्लूडेड है आपका एग्जीक्यूशन भी, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री और ऑर्डर किसको, सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफर किया जा सकता है, विड्रॉ भी कराया जा सकता है, ठीक है, किसी भी सूट को, अपील को, प्रोसीडिंग को जो कि उनके समक्ष पेंडिंग है, और या तो अब क्या होगा, अब जगह अगर विड्रॉ कर लिया मतलब उन्होंने वापस ले लिया, विड्रॉ करने का मतलब है उन्होंने वापस ले लिया हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, ठीक है, अगर विड्रॉ कर लिया है तो या तो वो खुद से ट्राई करेंगे या फिर ट्रांसफर कर देंगे किसी और सबऑर्डिनेट कोर्ट में, या फिर रीट्रांसफर कर देंगे उस सेम कोर्ट को, ठीक है, यहाँ पर मतलब बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है, विड्रॉ करने का यही मतलब है कि अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो उसको देख करके वो दोबारा रीट्रांसफर भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक। तो उनके पास तीन ऑप्शन थे, क्या, पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आपने विड्रॉ कर लिया है तो आप खुद से कर लो, ठीक है, ट्राई, मतलब कि वो खुद से ट्राई कर ले, या फिर वो ट्रांसफर कर दे, और या फिर वो रीट्रांसफर कर दे सेम कोर्ट को, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेक्शन 25 में आपको दे रखा है सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर है सूट को ट्रांसफर करने की। तो कोई भी पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है, ठीक है, नोटिस के बाद होगा, ये सारी चीजें उनको सुनने के बाद होगा, है ना, और ये एफिडेविट से सपोर्टेड होता है, मतलब एक एफिडेविट लगाना जरूरी है। कहाँ से होगा, तो ये एक चीज याद रखो कि कहाँ से होगा, तो देखो दो चीजें हैं, एक है फ्रॉम और एक है टू, फ्रॉम और टू, तो एक हाई कोर्ट अगर है तो हो सकता है दूसरे हाई कोर्ट में कर दें, ठीक है, ट्रांसफर, ठीक है, दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दें। सिविल कोर्ट है इन वन स्टेट, तो हो सकता है कि दूसरे सिविल कोर्ट में कर दें, दूसरे सिविल कोर्ट में भी कर सकते हैं कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट दूसरे में भी कर सकता है, और ये हो कब सकता है, किसी भी स्टेज पर हो सकता है, किसके लिए, किस वजह से हो रहा है, फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ये जो एप्लीकेशन लगाई गई है ये फ्रिवलस है या वेक्सेशियस है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको डिसमिस भी कर सकती है और ऑर्डर करेगी कि आप नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज यानी कि 2000 रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकती है, कॉम्पनसेशन दीजिए आप क्योंकि आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है, ठीक है, अगर उन्हें लग रहा है कि फ्रिवुलस है और वेक्सेशियस है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब हमारा सेक्शन 26 आ गया। सेक्शन 26 हमें इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में बता रहा है कि सूट किस तरीके से क्या इंस्टीट्यूट होगा। तो सूट हमेशा ही इंस्टीट्यूट होता है बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। ये तो पता है, हम सीपीसी पढ़ रहे हैं, हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, हमें पता है कि प्लेंट का प्रेजेंटेशन होना जरूरी है। कोई आपका प्लेंटिव जो है वादी जो है आपका प्लेंट लेकर के आएगा तभी तो हम सूट इंस्टीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो और वो जो है फैक्ट्स प्रूव होंगे एफिडेविट के द्वारा, प्रोवाइडेड कि उसी मैनर में होंगे जो कि ऑर्डर 6 के रूल 15A में आपका ये जो एफिडेविट दे रखा है वो, ठीक है। तो यहाँ से सवाल बनता है, पहले तो सेक्शन 26 में क्या दिया हुआ है ये सवाल बनता है, किससे प्रूव करा जाएगा, एफिडेविट से प्रूव करा जाएगा, सूट इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा, जब प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट हो जाएगा। तो ये तीन इस तरीके के सवाल बनते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब समन्स टू डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को समन जाएगा भाई, डिफेंडेंट को समझ जाएगा सेक्शन 27 के अंदर, और डिफेंडेंट को क्या करना है, अपेयर करना है, आंसर करना है, कितने दिन में, 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 30 डेज का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट, 30 दिन के अंदर अंदर आपको आंसर करना है। सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स इन अनदर स्टेट, अगर अनदर स्टेट में है तो वहां पर फिर उस हिसाब से होगा सारी चीजें। अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना चाहो छोड़ दो, इतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 29 में हमें सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स के बारे में बता रखा है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, यू कैन लीव दिस सेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 30 में हम आएंगे तो पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड लाइक सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड, तो कोर्ट में एट एनी टाइम ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन, या तो वो अपने मोशन पे सुओ मोटो कोर्ट कर लेगी, या पार्टी ने अगर एप्लीकेशन लगाया तो ऑर्डर कर सकती है, एज मे बी रीजनेबली as may be necessary or reasonable in all matters relating to the delivery and answering of interrogatories। ये आपको सेक्शन बेस्ड पता होना चाहिए, और ये चीज भी पता होनी चाहिए, ये सेक्शन बेस्ड आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर इन फैक्ट टू बी प्रूव बाय एफिडेविट, कि एफिडेविट के द्वारा जो है वो प्रूव करा सकता है, ठीक है। और ये भी आपको सेक्शन बेस्ड पता होना चाहिए, सेक्शन 29 आपका, ठीक है।
फिर आपका सेक्शन 31 है समन्स टू विटनेस। तो प्रोविजंस जो सेक्शन 27, 28, 29 में दे रखे हैं, शैल अप्लाई टू समन्स टू गिव एविडेंस टू और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। जिस तरीके से समन्स उनको वो सर्व हो रहा है उसी तरीके से वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ठीक है। सेक्शन 32 में पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट के बारे में बता रखा है। तो ये आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि कोर्ट कंपेल कर सकती है अटेंडेंस किसी ऐसे पर्सन की जिसको जो है अंडर सेक्शन 30 के अगेंस्ट, सेक्शन 30 में यहाँ पर, ठीक है, उसको कहा गया और वो नहीं आया, मतलब उसने जो है नहीं मानी कोर्ट की बात, तो अटेंडेंस कंपेल करने के लिए वारंट इशू कर सकते हैं, अटैच या सेल कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी, ये पूछ लिया जाता है कई बार, और फाइन इम्पोज कर सकते हैं उसके ऊपर नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। या फिर उसको कह सकते हैं कि आप सिक्योरिटी भाई फर्निश करिए, ठीक है, सिक्योरिटी फर्निश करिए एंड इन डिफॉल्ट कमिट हिम टू सिविल प्रिजन। और अगर वो सिक्योरिटी फर्निश नहीं करता तो उसको सिविल प्रिजन में भी डाला जा सकता है। ठीक है। तो ये आपका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शन 33 है। सेक्शन 33 जजमेंट और डिग्री के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि कोर्ट जो है, कोर्ट ने जब एक बार केस सुन लिया तो जजमेंट प्रोनाउंस करेगी, सिंपल सी बात है। एंड इन सच जजमेंट डिग्री शैल फॉलो। ध्यान रखिए, पहले जजमेंट आता है, उसके बाद डिग्री आती है। कितने दिन बाद आती है? 15 दिन के अंदर। आफ्टर 15 डेज जो है डिग्री आपकी आती है जजमेंट के बाद। जजमेंट पहले आता है, डिग्री बाद में आती है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इसलिए कि अ डिग्री शैल फॉलो। फॉलो करने का मतलब है कि मेरे पीछे आओ, तो जजमेंट कहता है डिग्री से कि तुम मेरे पीछे आओ। वो पीछे कब आती है? 15 दिन के बाद। ठीक है। अब सेक्शन 34 आपका इंटरेस्ट के बारे में बता रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना चाहो छोड़ देना, लेकिन यहाँ पर 6% का इंटरेस्ट जो है ये पता होना चाहिए कि 6% का इंटरेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, इतना बस देख लेना। फिर सेक्शन 35 हमें कॉस्ट के बारे में बता रहा है। तो सेक्शन 35 आपको कॉस्ट के बारे में बता रहा है। ये आपको सेक्शन बेस्ड पता होना चाहिए कि कॉस्ट कहाँ पर दिया है। जो आपको इसमें पढ़ना है, सेक्शन 35 नहीं पढ़ना है, सेक्शन 35A पढ़ना है, क्योंकि आपका सेक्शन 35 से 35A तक हमें कॉम्पनसेटरी कॉस्ट के बारे में बताता है। ठीक है। अब सेक्शन 35 देखो क्या कह रहा है। सेक्शन 35A क्या कह रहा है? कॉम्पनसेटरी कॉस्ट। कॉम्पनसेटरी कॉस्ट के बारे में बता रहा है और ये कह रहा है कि फॉल्स या वेक्सेशियस क्लेम्स या डिफेंस अगर हुए हैं तब क्या होगा। फॉल्स या वेक्सेशियस क्लेम्स या डिफेंसेस अगर हुए, किसी ने अगर फालतू ऐसे मामला दायर कर दिया है तब क्या होगा। ठीक है। तो किसी भी सूट में या किसी अदर प्रोसीडिंग्स में, इंक्लूडिंग एन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, बट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इंक्लूडेड है लेकिन अपील और रिविजन इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या एक्सक्लूडेड है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज इंक्लूड नहीं करी है इन्होंने। ठीक है। तो अगर फॉल्स या वेक्सेशियस क्लेम्स वगैरह हुए हैं तो कॉम्पनसेटरी कॉस्ट वगैरह आपको देनी पड़ सकती है। और नो कोर्ट शैल मेक एनी सच ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 3000 रुपीज। अब ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि 3000 रुपए या एक्सीडिंग द लिमिट्स ऑफ पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन विच एवर अमाउंट इज लेस। तो देखो, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन हो या तो, ठीक है, कोर्ट का जितना कोर्ट का पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है उतना वो लगा सकता है, आपकी कॉम्पनसेशन दीजिए। जो भी अमाउंट इन दोनों में से लेस है, तो एक बात याद रखिए कि अब किसी भी कोर्ट का, इतना पुराना आपका ये लॉ है, तो अब किसी भी कोर्ट का पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन 3000 से, मतलब 3000 से कम तो ऑब्वियसली नहीं है ना, ज्यादा ही है उससे। तो ये पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन वाला पॉइंट इसीलिए अपने आप से एक्सक्लूड हो जाता है। तो आपको 3000 रुपीज ही बेसिकली याद रखना है कि 3000 रुपए तक का ही जो है कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर सबसेक्शन 3 में बता रखा है कि कोई भी पर्सन whom an order has been made under this section by reason thereof he be exempted from any criminal liability in respect of any claim or defense। तो उसको exempt कर दिया किससे? criminal liability से exempt कर दिया। the amount of compensation awarded under this section in respect of false or vexatious claim shall be taken into account in any subsequent suit for damages and compensation। बेसिकली बस इसमें इतना बताया हुआ है कि ये जो false और vexatious claims और defense में जो हम compensation ले रहे हैं वो सब्सिक्वेंट सूट में भी अकाउंट में ली जाएगी, मतलब उसको कंसिडर किया जाएगा कि हाँ भाई बंदे ने पैसा दिया है उसका। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद 35B, अब ये इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले के बारे में बता रहा है कि अगर आपने डिले कॉज किया है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में तो क्या होगा। तो क्या बताया इसने, अगर कोई डेट फिक्स कर रखी थी हियरिंग के लिए,
ठीक है, या कोई स्टेप लेना था, पार्टी टू सूट फेल्स टू टेक द स्टेप, पार्टी फेल हो जाती है, या फिर वो एडजर्नमेंट ऑब्टेन कर लेती है, तो कोर्ट रीजन रिकॉर्ड करेगी, मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग सच पार्टी टू पे द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को पे करो क्योंकि तुम्हारी वजह से देर हुई है, ठीक है। बी रीजनेबली सफिशिएंट टू रिम्बर्स द अदर पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम इन अटेंडिंग द कोर्ट ऑन दैट डेट, ठीक है। तो ये भी आपको सेक्शन बेस्ड ही याद रखना है, इतना अंदर जाकर के नहीं पढ़ना है प्री के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम आएंगे अपना सेक्शन 36 पर। कहाँ चला गया सेक्शन 36? अब हमारा यहाँ से एग्जीक्यूशन वाला पार्ट आपका शुरू हो गया है। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कई बार बताया सीपीसी में आपके लिए जो है सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन कंपैरिजन विद द ऑर्डर्स। ऑर्डर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर में बेसिकली एक प्रोसीजर टाइप का बता रखा है, तो वो आपके मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ स्पेसिफिकली कुछ ऑर्डर्स आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन सारे ऑर्डर्स मेंस के लिए या प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर्स से बेसिकली इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि आपसे सब सेक्शन पूछ लिया, या आपसे कौन से ऑर्डर में क्या दिया हुआ है ये पूछ लिया, तो ये सारी चीजें इस तरीके के क्वेश्चन। अब मैं ये नहीं कह रही कि ऑर्डर से बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं आते, लेकिन बहुत मिनिमम क्वेश्चंस ऑर्डर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब हमारा ऑर्डर्स वाला वीडियो आएगा, ठीक है। अभी हम फिलहाल एग्जीक्यूशन पर ध्यान देते हैं, जो कि हमारा सेक्शन 36 से है। देखो, एप्लीकेशन टू ऑर्डर तो ये कह रहा है कि जो भी प्रोविजंस है इस कोर्ट में रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज, जिस तरीके से प्रोविजंस एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के होते हैं, मतलब जो प्रोविजंस एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के हैं वही सेम प्रोविजंस आपके एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स पे भी अप्लाई होंगे, बस इतनी सी बात। सेक्शन 37 में बताया कि डेफिनेशन क्या है कोर्ट की, जो कोर्ट डिक्री पास कर रहा है। तो क्या डेफिनेशन है? पहले तो कह रहा है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपका सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस रखता है कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, और जहां पर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस सीज हो गया, एग्जिस्ट मतलब वो एग्जिस्ट अब नहीं कर रहा है, लेकिन और टू हैव जुरिसडिक्शन टू एग्जीक्यूट इट, या फिर उसके पास अब जुरिसडिक्शन नहीं बचा उसको एग्जीक्यूट करने का। The court which, if the suit wherein the decree was passed or instituted at the time of making the application for the execution of decree, would have jurisdiction to try such suit, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कोर्ट जो फर्स्ट इंस्टेंस का है वो अगर एग्जिस्ट करना उसने बंद कर दिया है, मतलब वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और उस कोर्ट के पास उस वक्त जुरिसडिक्शन थी पर अब नहीं है जुरिसडिक्शन उस पर्टिकुलर चीज को ट्राई करने की, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम आएंगे सेक्शन नंबर 38 पर। सेक्शन नंबर 38 कह रहा है कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। कौन सा कोर्ट है जो कि डिक्री एग्जीक्यूट कर सकता है? तो वो कोर्ट जिसने डिक्री पास करी है वो डिक्री एग्जीक्यूट कर सकता है, या फिर कोर्ट उस कोर्ट के पास जिस कोर्ट के पास वो डिक्री भेजी गई है एग्जीक्यूशन के लिए, कोई भी कोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसको आप रेड विद कर सकते हो, आर्टिकल 136 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको अगर डिक्री एग्जीक्यूशन अगर फाइल करना है तो 12 साल तक का टाइम आपके पास होता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, जिस दिन डिक्री आई तब से 12 साल तक का टाइम आपके पास होता है, ठीक है। फिर सेक्शन 39 में हमें ट्रांसफर ऑफ डिक्री के बारे में बता रहा है। तो कोर्ट जो डिक्री जिसने पास करी है किसकी एप्लीकेशन पर, डिक्री होल्डर की। अब ये कुछ माइन्यूट चीजें हैं प्री के लिए कि किसके एप्लीकेशन पर करेगा, तो डिक्री होल्डर के एप्लीकेशन पर करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन के लिए भेज सकते हैं दूसरे कोर्ट में, लेकिन ऑब्वियसली उस कोर्ट का कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन होना चाहिए, तो ये आपको पता है। तो चाहे वो डिक्री होल्डर के एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं, और वो ओन मोशन में भी कोर्ट ऐसा कर सकता है, यानी कि सुओ मोटो भी कर सकता है, ठीक है। जो कोर्ट डिग्री पास कर रहा है, मैंने बताया अगर ट्रांसफर करना चाहे तो डिग्री ट्रांसफर कर सकता है अनदर कोर्ट को, उसका कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन होना चाहिए, और या फिर एग्जीक्यूशन के लिए भी, ठीक है। अब कौन से ग्राउंड्स पर वो ऐसा कर सकते हैं, तो कौन से ग्राउंड्स पर कर सकते हैं ये भी हमें बताना चाहिए। तो पर्सन अगेंस्ट हूँ, जिसके अगेंस्ट डिग्री पास हुई है, अगर वो रिसाइड कर रहा है वहां पर जहां पर डिग्री एग्जीक्यूट कराने की बात हो रही है, वो वहां पर रिसाइड कर रहा है, बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन कर रहा है, ठीक है, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन। या फिर जिस पर्सन के अगेंस्ट डिक्री आई, यानी कि जो हमारा जजमेंट डेटर है, उस बंदे की प्रॉपर्टी वहां पर है ही नहीं जहां पर डिक्री आई,
किसी और जगह पर है तो भाई भेज दो, तो इस वजह से डिक्री को ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, एक तो ये बात हो सकती है, ये आप क्लॉज बी में लिखा हुआ है। क्लॉज सी में क्या लिखा हुआ है, डिक्री अगर डायरेक्ट कर रही है सेल को या डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन, जहां से पास करी गई उनके अगर लोकल लिमिट्स के बाहर है तो फिर भाई ट्रांसफर करना पड़ेगा कि ना, क्योंकि उनका जुरिसडिक्शन तो खत्म हो गया जिस कोर्ट ने पास करी तो, या फिर कोई अदर रीजन जो अगर कोर्ट को लगता है, तो यहाँ पर जो है ये भी बता रखा है कि ओन मोशन में कोर्ट चाहे तो ऐसा कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस सेक्शन में। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन 14 बता रखा है ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू कोर्ट इन अनदर स्टेट। अगर अनदर स्टेट में करना है तो वैसे अनदर स्टेट में भी हो जाएगा और उसी मैनर में एग्जीक्यूट होगा जिस मैनर में उस स्टेट के, जैसे मान लो अगर यूपी से एमपी में कर दिया, मान लो यूपी से एमपी में डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए ट्रांसफर कर दिया, तो भाई अगर ट्रांसफर कर दिया है तो इनके रूल्स लगेंगे ना। अब यहाँ पे यूपी के रूल्स थोड़ी ना लगेंगे, जो इनके रूल्स होंगे वो लगेंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 41 में आपको रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स टू बी सर्टिफाइड, जो कुछ भी रिजल्ट है एमपी में, अगर यहाँ पर उन्होंने कुछ भी रिजल्ट वगैरह निकाला, डिग्री को एग्जीक्यूट किया, तो ये आपको यूपी में बताना होगा उस कोर्ट को। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने भाई आपको एग्जीक्यूशन के लिए डिग्री भेजी थी इसलिए। ठीक, सेक्शन 42 में पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर्ड डिग्री, तो सेम पावर होगी वही जैसे कि आपकी कोर्ट जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी है, जो पावर उनके पास है वही पावर कोर्ट के पास भी होगी जिसको डिग्री एग्जीक्यूट कराने के लिए भेजा गया है, जिसके पास डिग्री। ठीक है, ये आपका सेक्शन 42 में है। फिर उसके बाद सेक्शन 43 की बात करेंगे तो सेक्शन 43 कह रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय सिविल कोर्ट्स इन प्लेसेस टू विच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड। तो अगर कोड एक्सटेंड नहीं कर रहा है वहां पर, सीपीसी मतलब अगर एक्सटेंड नहीं कर रही है तो उसी मैनर में एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे कि सीपीसी वहां पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, फिर से सुनो, अगर ऐसा कुछ है कि सीपीसी वहां पर नहीं एक्सटेंड कर रही है तो उसी मैनर में उस पर्टिकुलर डिग्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे कि सीपीसी वहां पर अप्लाई करती है। ठीक है, फिर सेक्शन 43, ये सब सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस रखते हैं, बाकी आप छोड़ना चाहो छोड़ के जा सकते हो, लेकिन ये है कि सेक्शन तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, अंदर का भले कुछ ना पता हो। सेक्शन 44 में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय रेवेन्यू कोर्ट्स इन प्लेसेस, तो जहां पर सीपीसी फिर वही बात है एक्सटेंड नहीं करती तो स्टेट गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर कर सकती है कि इट टू बी एग्जीक्यूटेड एज इफ डिक्री इज पास्ड बाय द कोर्ट इन दैट स्टेट। ठीक है, ठीक है, वो आपका ये कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। फिर उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के बारे में हमें बताया गया। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के बारे में 44A में बता रखा है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, दिस इज ओनली सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस, नथिंग मोर देन दैट। सेक्शन 45 कह रहा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज आउटसाइड इंडिया, अगर डिक्री को एग्जीक्यूट कराना है आउटसाइड इंडिया तो कोर्ट भाई भेज दे, कोर्ट ठीक है, कोर्ट अगर चाहे तो कोर्ट भेज सकती है। सो मच ऑफ द फॉरगोइंग सेक्शंस ऑफ दिस पार्ट कोर्ट एम्पावर डिक्री टू सेंड अ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज empowering a court in any state to send a decree for execution to any court established by the authority of central government outside India to which the state government has by notification in official gazette this section to apply। ठीक है, तो जहां पर अगर नोटिफिकेशन ऐसा कर दिया गया है कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि अप्लाई होगा तो वहां पर भेज सकते हैं। ये भी सेक्शन बेस्ड आपका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कौन से सेक्शन में दे रखी है ये बात। अब हम आएंगे प्रिसेप्ट्स पे। तो प्रिसेप्ट्स सबसे पहली बात तो होता क्या है, तो प्रिसेप्ट्स एक तरीके का ऑर्डर होता है। ठीक है, ठीक है, ये प्रिसेप्ट्स एक तरीके का ऑर्डर होता है और ये होता किसके उस पे है, एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर के। तो ये आपको पता होना चाहिए किसके एप्लीकेशन पर होता है, तो डिक्री होल्डर के एप्लीकेशन पर होता है। ठीक है, डिक्री होल्डर के एप्लीकेशन पर होता है। कोर्ट क्या करेगी, इशू कर सकती है प्रिसेप्ट टू एनी अदर कोर्ट विच वुड बी कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट सच डिग्री टू अटैच एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जजमेंट लेटर एंड स्पेसिफाइड इन द प्रिसेप्ट। कोर्ट जो है एक प्रिसेप्ट इशू करेगी दूसरे कोर्ट को कि आप एग्जीक्यूट करो, इस पर्टिकुलर डिग्री को आप एग्जीक्यूट कराओ, किस लिए, प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए, बिलोंगिंग टू, किसको बिलोंग करी, जजमेंट लेटर को। ठीक है, जजमेंट लेटर को बिलोंग कर रही है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि हम प्रॉपर्टी अटैच करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि डिक्री होल्डर को ऐसा लग रहा हो कि ये बंदा जो है प्रॉपर्टी अपनी बेच देगा या कुछ ऐसा कर देगा, तो यहाँ पर
इसलिए जो है ये चीज कराई जाती है, प्रिसेप्ट्स को इशू कराया जाता है। ठीक है, तो कोर्ट टू विच प्रिसेप्ट इज सेंट शैल प्रोसीड टू अटैच द प्रॉपर्टी इन द मैनर प्रिस्क्राइब, जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड है उस मैनर में जो है एग्जीक्यूशन होगा। प्रोवाइडेड दैट नो अटैचमेंट अंडर प्रिसेप्ट शैल कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 months। ये टाइम इंपॉर्टेंट है कि 2 महीने तक का ही टाइम है। ठीक है, इस ऑर्डर की जो वैलिडिटी है वो 2 महीने तक की होती है। अनलेस द पीरियड इज एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट, 2 महीने तक की वैलिडिटी है, जनरल रूल। ठीक, फिर सेक्शन 47 कह रहा है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। जो कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है वो किस तरीके क्वेश्चन या क्या क्वेश्चंस डिटरमाइन कर सकती है। तो एक बात याद रखना, 3 चीजें डिटरमाइन कर सकती है। क्या है वो 3 चीजें? एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन के लिए भेजा है तो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड डिसाइड करेगी, कर सकती है। डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री, बस। शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। ठीक है, वो ऐसा कर सकते। क्या चीज वो नहीं कर सकते, ये चीज यहाँ पर लिखी नहीं हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वो क्या चीज नहीं कर सकते? डिक्री का मॉडिफिकेशन। यही 3 चीजें पूछी जाएंगी, यही 3 चीजें आपके ऑप्शंस में लिखी होंगी, और ये चौथी चीज होगी कि क्या चीज कोर्ट नहीं कर सकती है। तो आपको याद रखना है कि मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती। सेक्शन 47 में मेंस में भी क्वेश्चन आता है कि क्या जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है क्या वो डिक्री के बिहाइंड जा सकती है क्या? तो इट कांट गो बिहाइंड द डिक्री। ठीक है, डिसाइड करिए आप, बेशक कुछ अगर प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज, सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड, आप डिसाइड करिए, लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये नहीं कि अपने हिसाब से उठा करके उसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, फिर सेक्शन 48 ये तो चलो, ये तो आपका वो है। अब हम सेक्शन 49 पर आएंगे। सेक्शन 49 हमें ट्रांसफरी के बारे में बता रहा है कि ट्रांसफरी ऑफ डिक्री का वही पोजीशन होता है जो कि आपका जजमेंट डेटर का होता है अगेंस्ट द ओरिजिनल डिक्री होल्डर। भाई जजमेंट डेटर ने किसी को ट्रांसफर कर दी है अपनी डिक्री, मतलब उसने कहा है कि अब तुम ये चीजें संभालोगे। तो ठीक है, एवरी ट्रांसफर डिक्री शैल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू द इक्विटीज व्हिच द जजमेंट डेटर माइट हैव इम्पोज्ड। ठीक है, तो वही सेम पोजीशन होल्ड करेगा जो कि जजमेंट डेटर की पोजीशन है, उसको सारी इक्विटी करनी होगी। ठीक, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताया। तो भाई जजमेंट डेटर की अगर मृत्यु हो गई है डिग्री पहले सेटिस्फाई होने से पहले, जजमेंट डेटर की अगर मृत्यु हो गई है डिग्री सेटिस्फाई होने से पहले, तो डिग्री होल्डर जो है वो कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि आप एग्जीक्यूशन कराइए। किसके अगेंस्ट? उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट। ठीक, लाइबिलिटी याद रखो, लाइबिलिटी एलआर की यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की सिर्फ और सिर्फ उतनी ही रहती है जितना पैसा या जितनी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आई होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझो कि ये एक प्रॉपर्टी डिसीज्ड की प्रॉपर्टी है, ये मान लो 2 प्रॉपर्टी डिसीज्ड की प्रॉपर्टी है और ये एक प्रॉपर्टी एलआर की प्रॉपर्टी है। ठीक, अब ये क्योंकि ये लीगल रिप्रेजेंट, ये इनके ऊपर, ये इनके नाम पर प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये जो 2 प्रॉपर्टी है, ये जो डिसीज्ड की प्रॉपर्टी है, इनकी मृत्यु होने के बाद ये एलआर के पास गई। ठीक, इतनी उसके हाथ में आई है। तो ये सेक्शन ये बताता है, साफ साफ ये बात क्लियर करता है कि जितनी उसके हाथ में आई है उतनी ही प्रॉपर्टी के लिए वो लायबल है। ये नहीं कि यहां से अगर आप डेट नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हो डिक्री होल्डर की, सॉरी जजमेंट डेटर की या जजमेंट डेटर की, तो आप यहां से इसकी प्रॉपर्टी से भी ऐसा कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो प्रॉपर्टी उसके हाथ में आई है बस उतनी ही। जैसे मान लो 50 लाख रुपए निकलवाने हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, तो मान लो कि अगर इन घर की कीमत दोनों को मिला करके भी सिर्फ 30 लाख रुपए हो पा रही है, और अगर कोर्ट या डिक्री होल्डर ये कह दे कि 30 लाख रुपए यहां से हम वसूल करेंगे और फिर ये जो बाकी की लीगल रिप्रेजेंटेटिव की प्रॉपर्टी है जो इसके नाम पर है हम इससे भी वसूल करेंगे, तो ये चीज नहीं हो सकती। आप बचे हुए 20 लाख आप उससे, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते। उतनी प्रॉपर्टी जो उसके हाथ में आई है बस उससे आपको जो रिकवर करना है आप वो रिकवर कर सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब तक, मतलब कितना वो रिकवर कर सकते हैं, तो विच हैज कम टू हिज हैंड, उतना ही बस। ठीक, फिर उसके बाद हम आएंगे सेक्शन नंबर 41, लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आई होप आप समझ में आ गई होगी कि उसकी कितनी लाइबिलिटी होती है। फिर हम आएंगे सेक्शन नंबर 51 पे। अब ये प्रोसीजर है पूरा, ठीक, और इसका एक एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेक्शन 51 से सेक्शन 54 में आपको प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन के बारे में बता रखा है।
कह रहा है पावर्स ऑफ कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन, क्या किस तरीके की पावर है कोर्ट के पास। तो एप्लीकेशन किसकी लगेगी, डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन लगेगी, ठीक है। ऑर्डर कर सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, कैसे, बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की डिलीवरी करा के, अटैचमेंट या सेल करा के, अरेस्ट डिटेंशन करा दिया, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, या फिर कोई अदर मैनर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो ये जो क्लॉजेस हैं ये आपको पता होने चाहिए। जहां पर डिक्री पेमेंट फॉर पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है, एग्जीक्यूशन बाय डिटेंशन इन प्रिजन शैल नॉट बी ऑर्डर्ड आफ्टर गिविंग द जजमेंट डेटर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज। तो क्या बताया, देखो जहां पर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है तो पर्सन का डिटेंशन नहीं हो सकता है जब तक ऐसा ना लगे कि जजमेंट डेटर जो है, ऐसा हो सकता है कि जजमेंट डेटर लाइकली है कि एब्सकॉन्ड कर जाए या लोकल लिमिट छोड़ दे जुरिस्डिक्शन की, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की, ठीक। तो चलो आप डिटेन कर लो जब पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड बात है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी चीज है, ये इसी तरीके से याद रखना है। या फिर ऐसा लग रहा है कि वो डिसऑनेस्टली ट्रांसफर कर देगा या कंसील कर देगा या रिमूव कर देगा अपनी पार्ट की कोई प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है, या फिर एनी अदर एक्ट वो बैड फेथ में करेगा इन रिलेशन टू हिज प्रॉपर्टी, तो वो सारी चीजें, ठीक। फिर उसके बाद वो खुद रिफ्यूज कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है कि भाई वो पे नहीं करेगा, ठीक है, कह रहा है जो करना है कर लो, मैं नहीं पे करूंगा, तो कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप उसको जो है डिटेन कर लो, एग्जीक्यूशन डिटेन कर लो प्रिजन में, ठीक। और या फिर डिक्री जो है is for a sum for which judgment debtor was bound in a fiduciary capacity to account। तो यहाँ पर भी जो है अगर वो fiduciary capacity में भी है तो भी आप जो है तभी आप जो है डिटेन कर सकते हो इन सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। इन सर्कमस्टांसेस में आप डिटेन कर सकते हो, अन्यथा डिटेन नहीं किया जा सकता है जजमेंट डेटर को अगर पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है तो। सेक्शन 52 कह रहा है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो अगर जजमेंट डेटर की मृत्यु हो गई है तो, और अगर डिक्री पेमेंट ऑफ मनी की है तो बाय अटैचमेंट और सेल कर लो, किससे, प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड से। सेक्शन 53 क्या कह रहा है, लायबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो जहां पर प्रॉपर्टी इज इन द हैंड्स ऑफ द सन और द डिसेंडेंट, अगर उनके हाथ में है तो दे आर लाइबल, ऑब्वियसली वो लाइबल होंगे अंडर हिंदू लॉ, ठीक है, फॉर पेमेंट ऑफ डेट ऑफ द डिसीज्ड एंसेस्टर, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ये सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस है, इसको देख लेना एक बार। फिर सेक्शन 54 में पार्टीशन ऑफ एस्टेट और सेपरेशन ऑफ शेयर, तो सच पार्टीशन कौन करेगा ये आपको पता होना चाहिए, कलेक्टर करेंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कलेक्टर करेगा पार्टीशन यहाँ पर। फिर हम आएंगे सेक्शन 55, नहीं हाँ सेक्शन 55 पर आ जाओ, अरेस्ट और डिटेंशन पर। अब यहाँ से भी सेक्शन 55 से सेक्शन 59 तक सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मैं अब जो बोल रही हूँ आपको एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है। जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया जा सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में, कब, एट एनी आर, ऑन एनी डे, किसी भी दिन किसी भी समय, एज सून एज प्रैक्टिकेबल बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट एंड हिज डिटेंशन में बी इन सिविल प्रिजन, सिविल प्रिजन में हो सकता है, ठीक है, उसको डिटेन किया जा सकता है सिविल प्रिजन में। रूल्स क्या है, यहाँ से आपके रूल्स वगैरह शुरू हो गए हैं। अब रूल्स क्या है, रूल्स ये है कि ड्वेलिंग हाउस में एंट्री नहीं करनी है आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, ठीक, कोई भी ब्रेकिंग नहीं होगा आउटडोर का जो कि ऑक्यूपाइड है बाय द जजमेंट। ड्वेलिंग हाउस का मतलब है लोग वहां पर रह रहे हैं, ठीक है, खाली घर नहीं है। हाँ लेकिन अगर आप ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब दरवाजा नहीं तोड़ सकते हो, जब तक कि अगर ऐसा है कि वो जो जजमेंट डेटर है वो अगर रिफ्यूज कर रहा है कि वो जो है नहीं आएगा बाहर, तो आप तोड़ दो दरवाजा, चलेगा, ठीक है। और अगर वो पर्टिकुलर जगह किसी पर्दानशी वुमेन ने ऑक्यूपाई कर रखी है तो उनको आप बड़ी ही रिस्पेक्टफुली नोटिस देंगे, बताएंगे और उनको बोलेंगे कि विड्रॉ करिए, ठीक है, मतलब कि वो बाहर आए अपनी मर्जी से, ठीक। और अगर डिक्री पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है और अगर अरेस्ट हो गया जजमेंट डेटर का, मान लो कि जजमेंट डेटर का अरेस्ट करना ही पड़ गया, तो उसको और उसने अमाउंट भी पे कर दिया और जो भी कॉस्ट वगैरह लगी थी, जो इतना मतलब खर्चा वगैरह हुआ, पुलिस गई वही, ये सारी चीजें हुई, ये सब भी अगर उसने पे कर दिया तो रिलीज हिम एट वंस, उसको रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। अगर उसने अमाउंट ऑफ डिक्री पे कर दिया है, कॉस्ट ऑफ द अरेस्ट पे कर दिया है, सब कुछ पे कर दिया है टू द ऑफिसर अरेस्टिंग हिम, सच ऑफिसर शैल एट वंस रिलीज हिम, तुरंत उसको रिलीज करो, खत्म कहानी, ठीक। ये रूल्स हैं। सेक्शन 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लिया जाता है
कि कौन से सेक्शन में बता रखा है कि अगर डिक्री पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है और वो वुमेन के अगेंस्ट है तो उनको अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता है। तो शैल नॉट ऑर्डर द अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर वुमेन है वो, और दूसरी चीज डिक्री है पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड। तो सेक्शन 57 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्सिस्टेंस अलाउंस के बारे में बता रहा है, इसको भी सेक्शन बेस्ड ही पूछा जाता है बेसिकली। देख लो, बस इतना समझ लो यहाँ पर होता क्या है, डिक्री होल्डर देता है जजमेंट डेटर को सब्सिस्टेंस अलाउंस। ठीक, डिक्री होल्डर देता है जजमेंट डेटर को अपना थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, वो करने के लिए कि वो मतलब अच्छे से जी सके। ठीक है, इस तरीके का होता है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना हम डीप में नहीं जाएंगे। सेक्शन 58 हमें बताएगा डिटेंशन एंड रिलीज के बारे में। ठीक, तो डिटेंशन एंड रिलीज के बारे में क्या कह रहा है, जजमेंट डेटर को डिटेन किया जा सकता है सिविल प्रिजन में। कब तक जजमेंट डेटर को डिटेन किया जा सकता है, कब तक किया जा सकता है, जहां पर डिक्री पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है और वो 500 रुपए से ज्यादा की नहीं है, मतलब 500 रुपए तक है, फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। ओ 500 नहीं, 5000 रुपीज। ठीक है, तो अगर 5000 तक है, अमाउंट इज मोर देन 5000 रुपीज, तो 3 महीने तक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 महीने तक कर दो। ठीक है, एंड वेयर द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 2000 रुपीज, अगर 2000 से ऊपर जा रहा है बट नॉट एक्सीडिंग 5000, तो 2000 से 5000 के बीच में है। हम ये कह सकते हैं कि 2000 से 5000 के अगर बीच में है तो 6 वीक्स तक के लिए। ठीक है, पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 वीक्स। ठीक, इसके बाद क्या है कि जजमेंट डेटर को रिलीज भी किया जा सकता है अगर उसने पेमेंट कर दिया, जो भी अमाउंट मेंशन था अरेस्ट वारंट में, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक, और अगर डिक्री फुल्ली सेटिस्फाई हो गई है कोर्ट के ऑर्डर पे, तो भी उसको रिलीज कर दिया जाएगा। या फिर जिस पर्सन ने कहा कि इसको पकड़ करके लाओ, इसको डिटेन करो, वो ही अगर मतलब मना कर दे कि नहीं चलो छोड़ दो, बेसिकली आपका डिक्री होल्डर ही करेगा। तो अगर वो ऐसा कर दे तो जो है तो भी उसको रिलीज किया जा सकता है। और या फिर आपके डिक्री होल्डर ने सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं दिया है जजमेंट डेटर को, तो भी उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सब सेक्शन 2 में एक बात बता दी गई है कि रिलीज जजमेंट डेटर को रिलीज कर दिया गया है, इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने डेट से डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, उसका ये मतलब नहीं होता है। But he shall not be liable to be rearrested under the decree in execution of which he was detained in civil prison. ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया। फिर उसके बाद सेक्शन 59 है। अब ये यहाँ से सवाल ये बनता है कि कौन ऑर्डर करेगा रिलीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ इलनेस में। तो अगर तो इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस या कंटेजियस डिजीज है, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक, और अगर आपका ये सीरियस इलनेस है तो कमिटिंग कोर्ट। ये दो चीजें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट एंड कमिटिंग कोर्ट सीरियस इलनेस के मामले में। और अगर इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीज है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और अगर सीरियस इलनेस है तो कमिटिंग कोर्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सेक्शन 59 हो गया है। अब हम आएंगे सेक्शन नंबर 60 पे, जो कि हमें बता रहा है प्रॉपर्टी लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। कितनी प्रॉपर्टी लाइबल है इन एग्जीक्यूशन सेल में, कितनी प्रॉपर्टी, क्या चीज लाइबल नहीं है, मतलब क्या चीज आप नहीं कर सकते अटैच, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर बता रखी है। क्या बता रखा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लाइबल है, तो पहले तो ये देखो, नेमली लैंड्स, हाउसेस, अदर बिल्डिंग्स, गुड्स, मनी, बैंक नोट्स, checks, bills of exchange, Hyundai, promissory note, government securities, bonds or other securities for money or share in corporation, and all other saleable property। जो भी saleable properties है, movable या immovable हो सकती है, belonging to the judgment debtor, obviously judgment debtor की प्रॉपर्टी को तो अटैच किया जाएगा। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इतना तो हमें पता चल गया कि ये एग्जीक्यूट किया जा सकता है। क्या एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है, सवाल उसी से बनता है। तो प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स शैल नॉट बी लाइबल टू सच अटैचमेंट और सेल। अभी मैं बताऊंगी कि इसमें और कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आपके बनते हैं। तो कुछ तो चीजें ये है कि नेसेसरी वेयरिंग अपैरल, अब जो कपड़े वपड़े पहने वो थोड़ी ना अटैच करके लेके चले जाओगे, या जो बर्तन है खाना पकाने के, तो वो सारी चीजें भी अटैच नहीं करी जाती हैं। टूल्स ऑफ आर्टिसंस वगैरह हैं, तो ये सारी चीजें अटैच नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है आपके
क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? देखो, ये सैलरी, ये चीज अटैच नहीं करी जाएगी। क्या चीज अटैच नहीं करी जाएगी? सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट 1000 रुपीज एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर। यही पे सारा कंफ्यूजन होता है कि क्या चीज इसमें अटैच, भाई जब ये कौन से, कहाँ लिखा हुआ है? ये यहाँ लिखा हुआ है, हमने अभी पढ़ा, ये सारी चीजें अटैच करी जा सकती हैं। ये पर्टिकुलर चीजें जो यहाँ बताई, ये अटैच सब अटैच किया जा सकता है। ये सारी चीजें यहाँ से जो शुरू है, जो क्लॉजेस बताए गए हैं, यहाँ से ये चीजें अटैच नहीं करी जा सकती। तो हम वही तो पढ़ रहे हैं कि यहाँ से चीजें अटैच नहीं करी जा सकती। प्रॉब्लम क्या होता है, समझ में नहीं आता। क्या नहीं समझ में आता? मान लो सिर्फ एक एग्जाम्पल से बताऊंगी, सारी बातें समझ में आएंगी, सैलरी वाला क्या सारा सिस्टम है। मान लो 10,000 रुपए किसी की सैलरी है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि पहले 1000 रुपीज आप अटैच ना करें, तो पहले 1000 रुपीज ना अटैच करो, छोड़ दो। अब बचा कितना? 9,000 रुपए। एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, ये बचा रिमाइंडर, इसका 2/3 भी अटैच नहीं करना। तो इसका 2/3 निकालेंगे तो 6,000 होगा। इसका 2/3 हमने निकाला तो 6,000 हुआ। अब 9,000 में से जब हमने 6,000 हटा दिया तो 3,000 बचा। तो ये 3,000 आप अटैच कर सकते हैं। फिर से एक बार फिर से समझते हैं। किसी की सैलरी है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करती हूँ। किसी की सैलरी है 10,000 रुपए, ठीक, 10,000 रुपए सैलरी है। हमने कहा कि ये बोल रहे हैं पहले 1,000 रुपीज आपको अटैच नहीं करना है, ठीक है। हमने हटा दिया भाई, पहले 1,000 रुपीज हमें अटैच नहीं करने, बची इनकी सैलरी 9,000। और जितना रिमाइंडर बचा है उस 2/3, उसका 2/3 निकाल लो। तो जब हम इसका 2/3 निकालेंगे तो बचेगा 6,000 रुपए। अब 6,000 में से हम बचा कितना? 3,000 रुपए। तो ये 3,000 रुपए अटैच कर लो। इसलिए तो इतना हमने कैलकुलेशन किया कि पहला 1,000 नहीं हो रहा है और जितना बचा उसका 2/3 भी निकाल करके उसके बाद जो बचेगा सिर्फ उतना ही अटैच होगा, बाकी चीजें अटैच नहीं हो रही हैं। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से एक सवाल और मिलता है, 1/3 ऑफ द सैलरी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। तो मेंटेनेंस की अगर डिक्री है, अगर मेंटेनेंस की डिक्री है, एक मिनट, अगर मेंटेनेंस की डिग्री है तो 1/3 अटैच नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मेंटेनेंस की डिग्री है तो 1/3 अटैच नहीं हो सकता है, 2/3 अटैच हो सकता है, ठीक। ये अटैच हो सकता है, ये अटैच नहीं हो सकता। इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी सारी चीजें जो है इसमें आपको याद करनी पड़ेंगी कि क्या चीज अटैच हो सकती है, क्या चीज अटैच नहीं हो सकती। फिर हम आएंगे सेक्शन नंबर 61 पे, ठीक है। सेक्शन नंबर 61 क्या कह रहे हैं? सेक्शन नंबर 61 कह रहे हैं पार्शियल एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो एग्जेम्पशन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां से सवाल बन सकता है कि कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी भाई। फिर उसके बाद देखो, इसमें बेसिकली क्या होता है कि कहते हैं कि जब तक कल्टीवेशन ना हो जाए, ठीक है, तब तक कि उस प्रॉपर्टी को, मतलब जो भी आप अटैच कर रहे हो मत अटैच करो, ऐसे तो फिर किसी को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब तक कि नेक्स्ट हार्वेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तब तक अटैच नहीं होगा। और होता क्यों है? ये जजमेंट डेटर की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आपने उससे पहले ही अगर आपने हटा दी चीजें तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा, ना डिग्री होल्डर को कुछ मिलेगा और ना ही जजमेंट डेटर को कुछ मिलेगा। तो ये आपका सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 62 पे आओगे तो सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस। तो फिर से वही चीजें हैं कि कोई एंट्री नहीं मिलेगी ड्वेलिंग हाउस में आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। आप आउटडोर को ब्रेक नहीं कर सकते जब तक कि जजमेंट डेटर रिफ्यूज ना करे, और नोटिस देनी होगी पर्दानशी वेमेन को विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। फिर सेक्शन 63 में प्रॉपर्टी जो अटैच करी गई है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इन सेवरल कोर्ट्स, तो क्लेम कौन डिटरमाइन करेगा? अगर अगर जो है हाईएस्ट ग्रेड का कोर्ट करेगा, अगर 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट है, ठीक है, और जहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों कोर्ट में, तो जहां पर प्रॉपर्टी फर्स्ट अटैच करी गई थी वो करेंगे।
नॉट सो इम्पोर्टेंट, सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस रखता है। सेक्शन 64 में प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड। भाई जजमेंट डेटर आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया, उसके बाद अटैच करने के बाद आप किसी थर्ड पर्सन को बेच दे रहे हो, तो ये जो आपने एलिनेशन किया है या ये जो ट्रांसफर किया है ये वॉइड होगा। ये पूछ लिया जाता है कौन से सेक्शन में दिया है और क्या ये वॉइड होता है, तो बिल्कुल वॉइड होता है। ठीक, फिर सेक्शन 65 में परचेजर्स टाइटल के बारे में बता रखा है। तो परचेजर्स टाइटल, तो जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है, यहाँ से क्या सवाल आता है, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा है, वो परचेजर जब खरीद रहा है, तो shall be deemed to have vested in the purchaser from the time when the property is sold। जिस दिन प्रॉपर्टी सोल्ड हुई, जिस दिन प्रॉपर्टी सेल हुई, उस दिन से वो उस परचेजर में वेस्ट कर गई, निहित हो गई। उस दिन नहीं जिस दिन सेल एब्सोल्यूट हुई ना, उस दिन नहीं, जब प्रॉपर्टी सोल्ड हो गई तब। अब ये पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 67 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स छोड़ दो। सेक्शन 73 पे आते हैं। सेक्शन 73 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स के बारे में हमें बताएगा। क्या बताएगा कि देखो, जहां पर एक से ज्यादा पर्सन है, ठीक है, एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए, पेमेंट ऑफ मनी के लिए। देखो पर्सन तो बहुत सारे हैं, यानी कि डिक्री होल्डर 1, डिक्री होल्डर 2, डिक्री होल्डर 3, पर्सन तो खूब सारे, मान लो डिक्री होल्डर 4 भी है, लेकिन जजमेंट डेटर सेम है इन सबके अगेंस्ट। अब किस तरीके से होगा, तो रेटेबली होता है ये चीज। कैसे होगा, रेटेबली होगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि रेटेबली होगा। सेक्शन 73 में क्या दिया हुआ है, ये पूछ लिया जाता है। फिर सेक्शन 74 कह रहा है रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन। अगर आपके जजमेंट डेटर ने शानपट्टी करी, एग्जीक्यूट नहीं करने दिया, तब क्या। तो जब डिक्री होल्डर के पास पोजेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या परचेजर के पास पोजेशन है, मान लो ऑक्शन वगैरह हुआ था, तो परचेजर के पास है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो मतलब वो लेगा जो कि डिक्री के एग्जीक्यूशन में सेल करी गई है प्रॉपर्टी। और ये जो हमारा जजमेंट डेटर है ये रेजिस्ट कर रहा है, जजमेंट डेटर रेजिस्ट कर रहा है या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, नहीं करने दे रहा एग्जीक्यूशन, तब क्या, तो इसको कोर्ट डिटेन कर लेगी सिविल प्रिजन में। ठीक है, सिविल प्रिजन में डिटेन कर लिया जाएगा, कब तक, फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन तक जो है किया जा सकता है, और फर्दर भी डायरेक्ट किया जा सकता है। और फिर उसके बाद जो है डिक्री होल्डर को फर्दर डायरेक्ट किया जाएगा कि या परचेजर को, चाहे डिक्री होल्डर हो चाहे परचेजर हो, कि आप उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये 30 दिन का जो टाइम है ये याद रखना है। सेक्शन 74 में क्या दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन। फिर आएंगे हम इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स पर, सेक्शन नंबर 75 पर। अब यहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन 75 में। सेक्शन 75 आपका इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ चीजें हैं 4-5 जो कि आपको याद होनी चाहिए कि कमीशन को इशू क्यों किया जाता है। सबसे पहले बात तो कमीशन होता क्या है, तो कमीशन 4-5 लोग होते हैं, ठीक है, उन्हीं को कमीशन बुलाया जाता है, अपॉइंट करती है कोर्ट कि आप जाकर के ये फलाना चीजें करेंगे। क्या करेंगे, किसी पर्सन को एग्जामिन करना है, कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एग्जामिन रजिस्टर अकाउंट करना है, पार्टीशन करना है, कोई साइंटिफिक टेक्निकल या एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई सेल करना है प्रॉपर्टी का, या फिर कोई अगर अदर मिनिस्ट्रियल एक्ट परफॉर्म करना है, तो उसके लिए कोर्ट जो है, क्योंकि कोर्ट खुद उठ के, या जैसा आप खुद उठ कर तो ये सारी चीजें करने जाते नहीं, ठीक है, ना जाएंगे, तो इस वजह से पावर है कोर्ट के पास कि वो कमीशन इशू करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये तो हमें पता चल गया कि कमीशन इन इन चीजों के लिए इशू किया जा सकता है, एग्जामिन करने के लिए, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, एडजस्ट करने के लिए। किस चीज के लिए नहीं अरेस्ट करेगी, सॉरी मतलब किस चीज के लिए कोर्ट कमीशन इशू नहीं करती है, तो वो 3 चीजें हैं। क्या है, टू एग्जीक्यूट अ डिक्री, टू एग्जीक्यूट अ डिक्री, ठीक है, अरेस्ट अ पर्सन, पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। अब अगर ये तीनों चीजें कमीशन ही कर देगी तो फिर कोर्ट और पुलिस क्या करेगी, तो इस वजह से जो है ये सारी चीजें नहीं आती कि क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। इस वजह से मैंने आपको बताया कि डिक्री को एग्जीक्यूट करने का काम इनका नहीं है, पर्सन को अरेस्ट करने का काम इनका नहीं है, और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का काम इनका नहीं है। जो काम इसमें बताया गया है बस उनका ये काम है। लेकिन एक बात याद रखो कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, यानी कि इसमें और चीजें भी ऐड हो सकती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेटिव इन नेचर है,
ये सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेटिव इन नेचर है, जो आपको सेक्शन 75 में दे रखा है। अगर कोर्ट चाहे तो अपनी सेक्शन 151 की पावर, इनहेरेंट पावर यूज करके यहाँ पर और चीजें भी ऐड कर सकती है अगर चाहे तो, ठीक है। फिर इसके बाद सेक्शन 76 में कमीशन टू अदर कोर्ट के बारे में बताया, जो कि है नॉट अ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट सिचुएटेड इन अदर स्टेट, इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 77 में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में बताया, तो कोर्ट इशू कर सकती है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, किसको एग्जामिन करने के लिए, विटनेस को एग्जामिन करने के लिए जो कि आउटसाइड रह रहा है, ठीक है, विटनेस को एग्जामिन करने के लिए इशू कर सकती है कोर्ट चाहे तो। सेक्शन 78 में कमीशन बाय फॉरेन कोर्ट्स के बारे में बता रखा है, तो इशू हो सकता है बाय कोर्ट इन इंडिया, लेकिन वहां पर सीपीसी अप्लाई नहीं हो रही है, बाय कोर्ट स्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय अथॉरिटी, बाय मतलब अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया या कोर्ट ऑफ एनी स्टेट और कंट्री आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन बेस्ड अगर याद रखना चाहो याद रख लेना। फिर उसके बाद सेक्शन 79 पर आते हैं। सेक्शन 79 हमें सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है। अब यहाँ से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर असल में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 79 बात कर रहा है कि सूट अगर अगेंस्ट है या हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर सूट फाइल करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। कुछ चीजें यहाँ पर बताई, कुछ रूल्स बताए और बताया कि किसको करना होगा। तो भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो यूनियन ऑफ इंडिया लिखोगे आप, अगर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट करना है तो स्टेट गवर्नमेंट लिखोगे। पहले तो सेक्शन 79 ने इतनी बात क्लियर कर दी, ठीक। अब सेक्शन 80 में क्या बताया कि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको सूट फाइल करना है, सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो 2 महीने का टाइम है, ठीक है। मतलब अनलेस एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने का नोटिस देना होगा। ये पूछा जाता है कौन से सेक्शन में बता रखा है नोटिस और टाइम कितना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2 महीने तक का टाइम जो है वो बता रखा है। मान लो कि आपको सूट इंस्टीट्यूट करना है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब आज अगर आप सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो तो भाई गवर्नमेंट को नोटिस दो, 2 महीने तक का उनको टाइम देना है, आप लोगों को 2 महीने तक का टाइम देना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। तो ये मतलब देखो, इसका ये मतलब नहीं आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया उसके बाद बता रहे हो, इनका कहने का ये मतलब है कि 2 महीने का टाइम आप उनको नोटिस दे दो कि आप ऐसा करने वाले हो, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 महीने जब खत्म हो जाए, उन्होंने अगर कोई जवाब नहीं दिया है तो आप सूट इंस्टीट्यूट करना चाहो तो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ से जो सवाल बनता है वो इन सारे क्लॉजेस से बनता है कि अगर सूट रेलवे से रिलेटेड है, एक सेकेंड, नहीं, अगर सूट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेक्रेटरी उन गवर्नमेंट की सेक्रेटरी को जाएगा, तो यही पूछा जाता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो किसको देना पड़ेगा, तो उनकी सेक्रेटरी को देना पड़ेगा, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर इट रिलेट्स टू द रेलवे तो जनरल मैनेजर ऑफ दैट रेलवे, ठीक है। अगर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ टू दैट गवर्नमेंट, ठीक है, अगर कोई ऑफिसर ऑथोराइज कर रखा है। और अगर इन एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट है तो सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कोई भी हो सकता है दोनों में से। और अगर पुलिस ऑफिसर है, एंड इन द केस ऑफ पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस ऑफिसर है तो या तो फिर उनके घर पे छोड़ मतलब उनके ऑफिस में छोड़ दो, ठीक है, या तो उनके ऑफिस में छोड़ दो या फिर डिलीवर टू हिम पर्सनली, डिलीवर टू हिम और लेफ्ट इट एट हिज ऑफिस, लेफ्ट एट हिज ऑफिस। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। यही सारी चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एक बात यह है कि अगर सूट अर्जेंट है या इमीडिएट रिलीफ चाहिए, इमीडिएट रिलीफ चाहिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, अगर इमीडिएट रिलीफ चाहिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगर कोर्ट परमिट कर दे, कोर्ट का भी परमिट करना जरूरी है, अगर कोर्ट परमिट कर दे तो आप बिना उनको नोटिस दिए भी आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं विदाउट सर्विंग एनी नोटिस, लेकिन कोर्ट को परमिट करना जरूरी है। विद द लीव ऑफ द कोर्ट लिखा है, यानी कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। फिर अगर भाई कोर्ट अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है पार्टीज को सुनने के बाद कि कोई ऐसी अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ की जरूरत ही नहीं थी आपको, आपने तो फालतू ही टाइम हमारा वेस्ट करा है, तो फिर आपसे कहा जाएगा आपका प्लेन आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जो आपको बता रखा है नोटिस वगैरह देनी है वो 2 महीने का आपको नोटिस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है।
सेक्शन 80 सबसेक्शन 3 में ये बता रखा है कि कोई भी सूट को जो है डिसमिस नहीं किया जाएगा अगर कोई अगर कोई टेक्निकल डिफेक्ट वगैरह हो गया है, तो उस बेसिस पर जो है सूट को मना नहीं किया जाएगा, डिसमिस नहीं किया जाएगा। बहुत ही प्रॉपर हियरिंग होती है, नेसेसरी है, बिना प्रॉपर हियरिंग के यहाँ पर काम नहीं हो सकता। सेक्शन 81 में कुछ एग्जाम्पशन बता रखा है फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। तो अगर सूट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर है तो उनको पर्सनल अपीयरेंस वगैरह, अरेस्ट या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से जो है एग्जेम्प्ट कर रखा है, ठीक है। तो डिफेंडेंट शैल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट नॉट हिज प्रॉपर्टी टू अटैचमेंट अदरवाइज एन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। यहाँ पर ये चीज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे अप्लाई नहीं करती है, ठीक। तो जहां पर कोर्ट इस बात में सेटिस्फाई है कि डिफेंडेंट कैन नॉट एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ड्यूटी, पब्लिक ऑफिसर के भाई अगेंस्ट है, अब उनके पास उतने 72 काम रहते हैं। अब अगर ऐसा लग रहा है कि वो नहीं आ सकते, अब मतलब वो अपनी ड्यूटी से खुद को एब्सेंट नहीं कर सकते विदाउट डेट्रीमेंट टू द पब्लिक सर्विस, की भाई अगर वो ऐसा करेंगे, देखो हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर वो अपनी ड्यूटी को छोड़ करके आएंगे तो पब्लिक सर्विस पे कुछ गलत असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है पब्लिक ऑफिसर को फ्रॉम अपेयरिंग इन पर्सन, ठीक। फिर आप आओ सेक्शन 82 पर। अब देखो सेक्शन 82 क्या कह रहा है। सेक्शन 82 एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के बारे में बात कर रहा है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने स्तर पे पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब हम आएंगे सेक्शन 83 पे, कब एलियंस स्यू कर सकते हैं, कब एलियन स्यू कर सकते हैं। तो एलियन वो वाले एलियन नहीं जो उड़न तस्करी से आते हैं, ठीक है। एलियंस यहाँ पर ये कह रहा है कि जो यहाँ का नहीं है, मतलब कि जो इंडिया में नहीं है। तो एलियन एनिमीज जो कि इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं, देखो कब एलियन स्यू कर सकते हैं, जब एलियन एनिमी रिसाइड कर रहे हैं लिविंग इन इंडिया, या फिर एलियन फ्रेंड्स हैं वो अगर, तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेक्शन 84 में बताया कि कब फॉरेन स्टेट स्यू कर सकते हैं। तो फॉरेन स्टेट स्यू कर सकते हैं टू enforce any property where the right is vested in the ruler of the state and any officer of state in his public capacity। इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीजें, इस वजह से मैं इस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने उस पर काफी ज्यादा एम्फेसिस करके आपको चीजें बताई है। सेक्शन नंबर 85 हमें पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन रूलर्स। तो प्रोसिक्यूट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए उनके बिहाफ पर, फॉरेन रूलर्स के बिहाफ पर उनको रिकॉग्नाइज एजेंट के नाम से जाना जाएगा, मतलब वो रिकॉग्नाइज एजेंट कहलाएंगे, ये आपको याद रखना है। शैल बी डीम्ड टू बी रिकॉग्नाइज एजेंट, ठीक है, ठीक है। लेकिन विदाउट द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डिक्री एग्जीक्यूट नहीं करी जाएगी अगेंस्ट द फॉरेन स्टेट, और कुछ लोगों को अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा इस कोर्ट के अंदर अगर वो रूलर हैं ऑफ फॉरेन स्टेट, या एनवॉय वगैरह हैं तो भी नहीं किया जाएगा, एम्बेसडर वगैरह हैं, हाई कमिश्नर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री, सॉरी कॉमनवेल्थ कंट्री, हाँ तो भी, ठीक है। तो ये मुझे लगता है मैंने आप लोगों को आगे का बता दिया। हाँ, सेक्शन 86 का बता दिया, सूट अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड एनवॉयज, ठीक है। तो ये देखो बस इतना ध्यान रखो कि ये सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ कंसेंट के साथ ही हो सकता है। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए होती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए होती है, सर्टिफाइड इन राइटिंग बाय सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट। बाकी इसमें पढ़ना चाहो पढ़ लेना, बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैंने आप लोगों को मैंने कहा ना कि फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी अरेस्टेड, तो ये याद रख लेना कि कौन पर्सन अरेस्ट नहीं किया जा सकते हैं। एनी रूलर ऑफ द फॉरेन स्टेट, एनी एम्बेसडर और एनवॉय ऑफ फॉरेन स्टेट, एनी हाई कमिश्नर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री, और any such member of the staff of foreign state or staff of retinue of ruler। तो ये जो है याद देख लेना एक बार, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर सेक्शन 87 में हमें स्टाइल ऑफ फॉरेन रूलर्स पार्टीज टू सूट के बारे में बता रखा है। तो मे स्यू एंड मे बी स्यूड, मे स्यू एंड शैल बी स्यूड, ठीक है, इन द नेम ऑफ हिज स्टेट, ठीक। फिर उसके बाद सेक्शन 87A में फॉरेन स्टेट और रूलर्स की डेफिनेशन बता रखी है, जरूरी नहीं है। सेक्शन 87B इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सेक्शन 88 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें इंटरप्रेटर के बारे में बता रहा है कि कब इंटरप्रेटर का सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। इसको आप वैसे तो ऑर्डर 35 के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी हम ऑर्डर्स के जब क्लास लेंगे तो ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इंटरप्लीटर सूट का मतलब ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन तो इसका यही बनता है कि इंटरप्लीटर सूट किसके बीच में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिफेंडेंट्स के बीच में होता है। ये सूट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में नहीं होता, ये डिफेंडेंट्स के ही बीच में होता है।
ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिफेंडेंस पर से। डिफेंडेंस के ही बीच में होता है। देखो ये कैसे, मान लो ये एक पर्सन है, ये दो पर्सन है, ठीक है। अब कोई एक बॉक्स है, ये इनको यहाँ पर पड़ा हुआ मिला, इनको यहाँ पर कोई बॉक्स पड़ा हुआ मिला, ठीक है। अब अगले दिन इन्होंने ढूंढने की बड़ी कोशिश की, उस वक्त तो कोई नहीं मिला, लेकिन अगले दिन जो है ये भी इस बॉक्स को क्लेम करने आ रहे हैं और ये पर्सन भी इस बॉक्स को क्लेम करने आ रहा है। तो अब ये तो नहीं पता चल रहा है, या ये बंदा तो ये चीज नहीं डिसाइड कर पा रहा कि किसका बॉक्स है, क्योंकि दो लोग उसको क्लेम करने आ रहे हैं। तो ये चला जाएगा कोर्ट में, और ये कोर्ट में जाकर के कहेगा कि भाई मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये दोनों जो पर्सन है ये इस पर्टिकुलर बॉक्स को क्लेम कर रहे हैं। अब आप लोग डिसाइड करिए, मतलब कोर्ट डिसाइड करे कि कौन जो है इसका रियल ओनर है, ओरिजिनल ओनर कौन है, ये चीज कोर्ट डिसाइड करती है। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं कि डिफेंडेंट्स के बीच में, भाई सूट तो ये लेकर के गया, तो देखा जाए तो कायदे से प्लेंटिफ ये हुआ, ये दोनों डिफेंडेंट हुए, इसीलिए तो कह रहे हैं कि डिफेंडेंट्स के बीच में ये इंटरप्रेटर सूट होता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको यहाँ से जाननी थी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि दो या दो से ज्यादा पर्सन अगर क्लेम कर रहे हैं सेम डेट को, सम ऑफ मनी को, अदर प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, किसी तीसरे पर्सन से फ्रॉम अनदर पर्सन, और जिसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी इस पर्सन का थोड़ी ना इस बॉक्स में कोई इंटरेस्ट है, वो तो बेचारा ढूंढ ही रहा था। तो अदर देन, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि भाई इसका इतना खर्चा हुआ, ये हमारे प्लेंटिफ का इतना खर्चा हुआ है, यहाँ पर सूट वगैरह लेकर के आया है, इतना खर्चा दिया है, तो वो जो पर्टिकुलर कॉस्ट है, जो चार्जेस वगैरह हैं, वो तो इसको देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। वो पर्टिकुलर चीजें देनी होंगी, और इसके अलावा इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पर्टिकुलर चीज में, इस पर्टिकुलर बॉक्स में, या पर्टिकुलर किसी भी प्रॉपर्टी में उस बंदे का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो कुछ भी उसको खर्चा वगैरह हुआ है वो खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है। सच पर्सन may institute a suit of interpleader against all the claimants for the purpose of for obtaining a decision। वही चीज है कि ये जो प्लेंटिफ है, ये दोनों के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट कर देगा, as to the person to whom the payment or delivery shall be made and for obtaining indemnity for himself। indemnity का मतलब है कि तुम मुझे दे दो जो भी चार्जेस वगैरह है, मैं अपना यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है। तो अब कब ये इंटरप्रेटर सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, तो वो आपका यहाँ प्रोवाइडेड में लिखा हुआ है कि कब इंटरप्रेटर सूट को इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा, जब कोई सूट इन दोनों के बीच में, अगर ऑलरेडी कोई सूट पेंडिंग है उसी मैटर से रिलेटेड उनके राइट्स को डिसाइड करने के लिए, तो सूट इंस्टीट्यूट दोबारा से नहीं होता इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर सेक्शन 89 पे आओगे तो आपको सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट के बारे में पता चलेगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट बेसिकली कोर्ट इसलिए ऑर्डर करती है कि ताकि थोड़ा सा स्पीडी डिस्पोजल हो जाए, उनके ऊपर थोड़ा सा भार कम हो जाए कोर्ट्स के ऊपर, और कोर्ट को अगर ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज जो है, या ये पर्टिकुलर मैटर जो है कोर्ट के बाहर भी डिसाइड हो सकता है, मतलब कि इन पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट कोर्ट से बाहर हो सकता है, तो कोर्ट ऐसा कर सकती है। कौन से चीजें हो सकती है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन हो सकता है, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत और मीडिएशन। ये चार चीजें होती हैं, और यही चार चीजें आपसे पूछी भी जाएंगी। एक चीज इसमें और आपको दे देंगे और पूछ लेंगे क्या नहीं होता है, तो नेगोशिएशन इंक्लूडेड नहीं है। नेगोशिएशन इंक्लूडेड नहीं है, ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 89 डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि कौन से सेक्शन में ये दे रखा है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग लोक अदालत और फिर मीडिएशन। सेक्शन 90 पावर टू स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, नॉट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 91 पे आओ, पब्लिक न्यूसेंस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट्स अफेक्टिंग द पब्लिक। तो अगर कोई ऐसा सूट है फॉर द डिक्लेरेशन या इंजंक्शन या अदर रिलीफ, और वो इंस्टीट्यूट किया गया है बाय एडवोकेट जनरल टू और मोर पर्सन बाय द लीव ऑफ द कोर्ट वेदर डैमेज, एक सेकेंड, अगर कोई ऐसा केस है जो कि पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड है या कोई अदर रॉन्गफुल एक्ट से रिलेटेड है जो कि पब्लिक को इफेक्ट कर रहा है, डिक्लेयर और उसका उस सूट का मतलब सूट से कोई डिक्लेरेशन वगैरह चाहिए, कोर्ट से कुछ डिक्लेयर कराना है या इंजंक्शन ग्रांट करवाना है, तो इसको कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है, तो एडवोकेट जनरल इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, या फिर दो या दो से ज्यादा पर्सन कोर्ट की लीव लेके, भले ही उनको डैमेज कॉज हुआ हो या नहीं कॉज हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो गए हैं तो वो सूट मतलब इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, ऐसा भगा नहीं दिया जाएगा उनको। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक न्यूसेंस के लिए, मतलब वो पब्लिक गुड के लिए ऐसा कर रहे हैं, इस वजह से, ठीक है।
तो ये चीज आपको याद रखनी है कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है। सेक्शन 92 में पब्लिक चैरिटीज के बारे में बता रखा है, तो इसमें भी वही बताया है कि एडवोकेट जनरल और आपके 2 या 2 से ज्यादा पर्सन कोर्ट की परमिशन लेके सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। कोई भी अगर ब्रीच वगैरह हुआ है, ठीक है, तो उस मैटर में, चाहे वो चैरिटेबल हो, रिलीजियस वगैरह अगर कोई चीज है तो वहां पर, ठीक है। तो ये बस इतना इतना 92 में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है आपके लिए। 93 में एक्सरसाइज ऑफ पावर्स नॉट इंपॉर्टेंट, पार्ट 6 पे आ जाओ, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स क्या होती है? सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग सेक्शन 94 में सबसे पहले बता रखी है, ठीक। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस, एंड्स ऑफ जस्टिस को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम बीइंग डिफीटेड, कि मतलब जस्टिस ना डिफीट हो, इस वजह से कोर्ट क्या करेगी, एक इशू करेगी एक वारंट ऑफ अरेस्ट डिफेंडेंट के लिए, ठीक। या फिर डिफेंडेंट को डायरेक्ट कर सकती है कि आप सिक्योरिटी फर्निश करो, या फिर टेम्पररी इंजंक्शन भी ग्रांट कर सकती है, या फिर रिसीवर अपॉइंट कर सकती है प्रॉपर्टी के लिए, या फिर कोई अदर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर अगर कोर्ट को देना है तो वो भी कर सकती है। अब ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग का मतलब ये है कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स ये चल रही है इसके बीच में, ठीक है। कोर्ट अगर चाहे तो बीच में ये सारे ऑर्डर्स वो पास कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंटरी प्रोसीडिंग्स कहां पर दे रखा है और कोर्ट क्या क्या कर सकती है। फिर उसके बाद हम आएंगे सेक्शन 95 पर। सेक्शन 95 कह रहा है कॉम्पनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स। तो अगर प्लेंटिफ फेल हो गया है और कोई सूट भी इंस्टीट्यूट करने का रीजन नहीं था, ठीक है, कोई अगर सूट भी इंस्टीट्यूट करने का रीजन नहीं था, प्लेंटिफ भी फेल हो गया है, द सूट ऑफ द प्लेंटिफ फेल्स, मतलब सूट जो है प्लेंटिफ का वो फेल हो गया है और कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि कोई रीजनेबल या प्रोबेबल ग्राउंड्स ही नहीं था उस सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, प्लेंटिफ ने फालतू ही ऐसा कर दिया, ठीक है, तो उसको पैसा देना पड़ेगा। कितना? नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, ठीक है, 50,000 तक, एंड नॉट एक्सीडिंग द कोर्ट पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। इसमें लिखा है ना अंडर सेक्शन नॉट एक्सीडिंग पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, तो ये भी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन भी एक्सीड नहीं करना चाहिए और 50,000 रुपए तक भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा ऑर्डर डिटरमाइन कर दिया गया है कि ये मतलब फालतू चीज हुई थी, ये इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे किया था, तो कोई सेपरेट सूट नहीं होगा फॉर रॉन्गफुल अरेस्ट वगैरह। मतलब ये हिदायत किसको दी गई है कि कोई सेपरेट सूट आप नहीं इंस्टीट्यूट कर सकते, ये दी गई है जजमेंट डेटर को, मतलब जो डिफेंडेंट है, जजमेंट डेटर नहीं, वो डिफेंडेंट है, कि आपको रॉन्गफुली अरेस्ट वगैरह किया गया था, इस वजह से आप सूट इंस्टीट्यूट करने चले जाओगे, नहीं। क्यों? क्योंकि भाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि 50,000 रुपए तक कॉम्पनसेशन देना है आपको, ठीक है, तो इस वजह से आप वहां पर नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एज इट डीम्स रीजनेबल, यहाँ पे कॉम्पनसेशन डिफेंडेंट को ही तो मिल रहा है, जो भी एक्सपेंस वगैरह है या जो भी उसको इंजरी हुई है, इंक्लूडिंग इंजरी टू रेपुटेशन, भाई उसकी रेपुटेशन भी तो खराब हुई, उसके ऊपर सूट इंस्टीट्यूट वगैरह हुआ, पूरे मोहल्ले को पता चल गया, तो ये सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 96 पर आते हैं। सेक्शन 96 कह रहा है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। तो ये फर्स्ट अपील के बारे में बता रहा है। तो कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, वो बातें ये हैं, सबसे पहले तो सेक्शन ही पता होना चाहिए। सेक्शन 96 अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या पता होना चाहिए, एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिग्री पास्ड बाय कोर्ट। एक अपील हमेशा लाई करेगी जो भी डिग्री पास करी गई है, कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑथराइज्ड टू हियर अपील्स, ठीक है। मतलब अपील तो हर डिग्री के लिए लाई करेगी, जो भी डिग्री आएगी उसके लिए आप अपील कर सकते हो। एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री पास्ड एक्स पार्टी, अगर डिग्री एक्स पार्टी पास करी गई है तो भी अपील लाई करेगी। नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिग्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। भाई अगर कॉम्प्रोमाइज डिग्री हुआ है, यानी कि दोनों पार्टीज ने आपस में कॉम्प्रोमाइज करके, आपस में कंसेंट करके अगर कोई डिग्री कोर्ट से पास करा दी है, तो उसके लिए अपील थोड़ी ना करने चले जाओगे, खुद ही ने तो दोनों ने आपस में बात करके डिग्री पास करवाई, तो हम चले जाएंगे अपील में, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। दोबारा अपील में जाने का कोई भी राइट आप नहीं है आपके पास। फिर कोई भी अपील नहीं करी जाएगी एक्सेप्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे करी जा सकती है फ्रॉम अ डिग्री इन एनी सूट ऑफ द नेचर कॉग्निजेबल by the courts of small causes when the amount or value of the subject matter of the original suit does not exceed 10,000 rupees। अगर 10,000 रुपए तक 10,000 रुपए से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है मामला, तो आप अपील ना करो। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो अपील कर सकते हो, अन्यथा 10,000 से ऊपर का अगर मामला नहीं है तो अपील करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है कि उसको अमेंड किया गया था
मैंने अमेंडेड की स्पेलिंग बिल्कुल ही गलत लिखी है, अमेंडेड इन 1999। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। फिर सेक्शन 97 कह रहा है कि अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री। तो क्या बताया कि अगर अपील प्रेफर नहीं करी गई है प्रिलिमिनरी डिग्री के लिए, अगर आपने अपील नहीं करी, उस वक्त प्रिलिमिनरी डिग्री आई थी आपके केस में लेकिन आपने नहीं किया, तो आप फाइनल डिग्री के लिए अपील नहीं कर सकते। ठीक है, कि उसके आप जो है करेक्टनेस को आप वो करने आ गए हो कि नहीं, प्रिलिमिनरी डिग्री पे तो मैंने अपील नहीं किया लेकिन मैं फाइनल डिग्री पे अपील करूंगा। नहीं भाई, क्योंकि आपकी जो फाइनल डिग्री है वो प्रिलिमिनरी डिग्री पर ही बेस्ड होती है। ये बात, ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। ये आपकी जो फाइनल डिग्री आती है ये बेस्ड होती है आपकी प्रिलिमिनरी डिग्री पर ही। तो अगर आपने इस पर कोई अपील नहीं करी तो अब आप इसकी करेक्टनेस को आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते कि फाइनल डिग्री गलत आई है। फाइनल डिग्री को एकदम अलग चीज थोड़ी ना, फाइनल डिग्री भाई ये जो प्रिलिमिनरी डिग्री आई है उसी के बेसिस पर फाइनल डिग्री आती है। तो इस वजह से यहाँ पर सेक्शन 97 में एक्सप्रेसली बता दिया गया है कि अगर यहाँ पर आपने प्रिलिमिनरी डिग्री पे आप कोई दिक्कत नहीं थी, आप एकदम शांति से बैठे, तो फाइनल डिग्री पे अपील नहीं कर सकते। ठीक, सेक्शन 98 क्या कह रहा है? सेक्शन 98 कह रहा है डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस। तो मेजोरिटी ऑफ सच जजेस, बस इतना ही पता होना चाहिए आपको कि मेजोरिटी ऑफ सच जजेस होगा, और इसमें कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। फिर उसके बाद आओ सेक्शन 99 पे, तो कोई भी डिग्री को रिवर्स नहीं किया जाएगा, मॉडिफाई नहीं किया जाएगा फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स और जुरिसडिक्शन। किसी भी डिग्री को रिवर्स या मॉडिफाई नहीं किया जाएगा अगर कोई, मतलब उसके मेरिट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ना जुरिसडिक्शन से कोई लेना देना है, तो इस वजह से उसको रिवर्स या मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, प्रोवाइडेड इफ नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू नॉन जॉइंडर ऑफ अ नेसेसरी पार्टी। अगर नेसेसरी पार्टी का नॉन जॉइंडर हुआ है तब तो रिवर्स किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। देन सेक्शन 99 ये कह रहा है कि कोई भी ऑर्डर नहीं होगा अंडर सेक्शन 47, ठीक है, या रिवर्स या मॉडिफाई करने के लिए, अनलेस अगर ऐसा कुछ एरर है जो कि डिफेक्ट है या इरेगुलरिटी आ रही है। ठीक है, मेरिट्स ऑफ केस को बेसिकली अगर वो डिफीट कर रहा है, मेरिट्स ऑफ केस पर कोई बात आ रही है तो फिर हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 100 है। सेक्शन 100 हमें बता रहा है सेकेंड अपील के बारे में। तो सेकेंड अपील आपको याद रखना है कि हमेशा हाई कोर्ट में होती है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि सेकेंड अपील हाई कोर्ट में होगी। दूसरी बात क्या है, अपील में लाई अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम एन अपीलाट डिग्री पास्ट एक्स पार्टी, वही सेम चीज जो हमने अपील में पढ़ी फर्स्ट अपील में। द मेमोरेंडम ऑफ अपील शैल प्रिसाइजली स्टेट द सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। जो भी मेमोरेंडम ऑफ अपील है वो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बेस्ड होना चाहिए। मतलब क्यों हाई कोर्ट आप ऐसे ही नहीं चले जाओगे अपील लेकर के। अगर हाई कोर्ट को लग रहा है कि कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई है तो इट शैल फॉर्मुलेट द क्वेश्चन, तो आपकी अपील को वो एंटरटेन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा, भगा दिया जाएगा। ठीक है, द अपील शैल बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन सो फॉर्मुलेटेड, रिस्पोंडेंट शैल एट द हियरिंग ऑफ द अपील बी अलाउड टू आर्ग्यू दैट द केस डज नॉट इन्वॉल्व सच क्वेश्चन। ठीक, जो आपका रिस्पोंडेंट है वो अब आर्ग्यू करे कि ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो उसके फेवर में चली जाएंगी चीजें। ये सारी चीजें, ठीक है। 100A में कुछ बता रखा है कि नो फर्दर अपील इन सर्टन केसेस। तो कहां पर अपील नहीं हो रही है? सर्टन केसेस में अपील नहीं हो रही है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन लेटर्स पेटेंट फॉर एनी हाई कोर्ट और एनी इंस्ट्रूमेंट where the appeal may lie from an original appellate decree or order is heard and decided by a single judge। अच्छा, सिंगल जज वाला यहाँ पर है कि अगर सिंगल जज ने सुनी है तो कोई फर्दर अपील नहीं लाई करेगी। ठीक है, अगर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने, एक बेंच के जज ने अगर आपकी अपील सुनी है तो आप फर्दर अपील नहीं कर सकते। सेक्शन 101 सेकेंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड्स, और किसी भी ग्राउंड्स पर अपील नहीं हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ही होना चाहिए हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, हाई कोर्ट में अपील करने के लिए। 102 में बता रखा है नो अपील इन सर्टेन केसेस, तो ऐसे में अपील लाई नहीं करेगी अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट इज फॉर रिकवरी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। सेक्शन 103 क्या कह रहा है? पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट। ये एक बार देख लेना। अब ये कुछ ऑर्डर्स की लिस्ट है, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन से ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जहां पर अपील लाई करती है। ठीक है, एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स, और इसके अलावा और किसी भी ऑर्डर पे अपील लाए नहीं करेगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर्स के नाम आपको पता होने चाहिए।
मतलब एज इट इज जैसे दिया है वो चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन 107 पे आओ। सेक्शन 107 हमें बताता है पावर्स ऑफ अपीलाट कोर्ट। अपीलाट कोर्ट की क्या पावर है? केस को फुली डिटरमाइन करना, रिमांड कर लेना केस को, फ्रेम इश्यूज करना और ट्रायल के लिए रेफर करना, और या फिर एडिशनल एविडेंस भी वो ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें याद करने वाली है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आओ सेक्शन 108 पे, तो प्रोसीजर इन अपील्स फ्रॉम अपीलाट एंड ऑर्डर्स। तो वही चीज बता रखी है जो प्रोविजंस पार्ट रिलेटिंग टू अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री में दे रखे हैं, शैल सो फार बी अप्लाई टू अपील्स, वही सेम चीज अप्लाई होगी। सेक्शन 109 में व्हेन अपील लाई टू सुप्रीम कोर्ट, तो ये बता रखा है कि कब सुप्रीम कोर्ट को लाई करेगी। अब ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सेक्शन 113 में रेफरेंस टू हाई कोर्ट के बारे में बता रखा है। तो इसमें क्या कहा कि अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर केस है इसको हाई कोर्ट के पास जाना जरूरी है, रेफर करना जरूरी है, ठीक है, रेफर द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के पास रेफर करना जरूरी है, सबऑर्डिनेट कोर्ट वहां पर रेफर कर देगी। लेकिन यहाँ पर ये सर्टिफाई देखो, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट इज सैटिस्फाइड द केस पेंडिंग बिफोर इट इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन एज टू वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट। कौन से बेसिस पर हो सकता है ये बताया, वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन और एनी प्रोविजंस कंटेन इन द एक्ट। कोई भी प्रोविजन भी अगर उसमें कुछ कंटेन है तो ही रेफर करेंगे, ठीक है। कोर्ट को सेटिस्फाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 114 में रिव्यू के बारे में बता रखा है। तो सब्जेक्ट एज अ फोर्स एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ अग्रीव्ड, अगर कोई पर्सन को लग रहा है कि वो अग्रीव्ड है, तो बाय डिक्री और ऑर्डर व्हिच एन अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट बट फ्रॉम व्हिच नो अपील हैज बीन फॉर्ड, तो आप चले जाओ रिव्यू में चले जा सकते हो। बाय डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम व्हिच नो अपील इज अलाउड, अगर अलाउ नहीं करी गई अपील, तो by a decision on a reference from a court of small causes to be may apply for a review of the judgment of court which passed the decree or made the order। ये सेम कोर्ट से होता है, रिव्यू सेम कोर्ट करेगी, सेम जज करेंगे, ठीक है, दूसरी कोर्ट नहीं करती है। तो कहाँ कौन से सेक्शन में रेफरेंस रिव्यू रिवीजन है ये भी आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 115 में रिवीजन के बारे में बताया। तो हाई कोर्ट जो है रिकॉर्ड के लिए कॉल कर सकती है किसी भी केस को जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है, ठीक है, which has been decided by the subordinate court and in which no appeal lies, और अगर उसमें कोई अपील लाई नहीं कर रही है, and if such subordinate court appears to have exercised jurisdiction not vested, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कुछ ये सारी गलतियां करी हैं, उनको जुरिस्डिक्शन नहीं था उनका, या फेल्ड टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, उन्होंने जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने में फेल वगैरह कर दिया, तो या फिर एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन इलीगली, या फिर इलीगली एक्ट किया है, या मटेरियल इरेगुलरिटी है, कोई इंपॉर्टेंट इरेगुलरिटी अगर कॉज कर दी है तो, ठीक है। तो हाई कोर्ट शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ व्हिच एन अपील लाइज either to the high court or to any other court। देखो सेक्शन 114, सेक्शन 100 एक सेकंड, सेक्शन 113, 14 एंड 15, 113, 14 एंड 15 सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस है, ठीक है। रेफरेंस कौन करेगा? तो जो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो अपनी हाई कोर्ट को रेफर कर सकती है अगर उन्हें लग रहा है कि कोई एक्ट से रिलेटेड या आपके रेगुलेशन से रिलेटेड या ऑर्डिनेंस में कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो कर सकती है, ठीक है। सेक्शन 114 में रिव्यू दिया गया, तो रिव्यू हमेशा सेम कोर्ट करेगी, और सेक्शन 115 में रिविजन की जो है वो पावर दे रखी है। तो हाई कोर्ट के पास पावर है रिविजन करने की एक ऐसा पर्टिकुलर जजमेंट जो ऑलरेडी सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा आ चुका है, ठीक है, डिसाइडेड है पर्टिकुलर केस, ठीक है, सॉरी। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए और इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ये कुछ भी आपके लिए पढ़ने लायक इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसमें अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो अब क्या चीजें इसके बाद से इंपॉर्टेंट है ये जानना जरूरी है, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहाँ से चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो कि पोस्टेज वगैरह ये पूछ लिया जाता है कि पोस्टेज कहाँ पर दिया हुआ है, तो सेक्शन 143 में दिया हुआ है। सेक्शन 144 में आपको एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
और फिर उसके बाद सेक्शन 145 एनफोर्समेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ श्योरिटीज। और सेक्शन 146 में प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, कंसेंट और एग्रीमेंट बाय पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें भी चाहो तो छोड़ देना। एनलार्जमेंट ऑफ टाइम देख लो 148 148 ए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर कोई पीरियड फिक्स्ड है या ग्रांटेड है बाय द कोर्ट फॉर डूइंग एनी एक्ट प्रिस्क्राइब्ड और अलाउड बाय दिस कोर्ट, कोई भी पीरियड फिक्स कर रखा है या कोर्ट ने ग्रांट कर रखा है कोई भी ऐसा एक्ट करने के लिए जो कि इस कोर्ट के द्वारा अलाउ किया गया है, तो कोर्ट में इन इज डिस्क्रिप्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम एनलार्ज सच पीरियड, मतलब कोर्ट के पास पावर है कि वो पीरियड को एनलार्ज कर सकते हैं टाइम टू टाइम, बट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज इन टोटल, not exceeding 30 days in total, even though the period originally fixed or granted may have expired। भले ही पीरियड एक्सपायर कर चुका है लेकिन कोर्ट अपनी पावर यूज करके एनलार्ज कर सकती है, थोड़ा टाइम को बढ़ा सकती है, लेकिन 30 दिन से ज्यादा, पूरे में 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इन टोटल 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब राइट टू लॉन्च अ कैविएट, अब ये कैविएट पिटिशन के बारे में बताया हुआ है, और कैविएट पिटिशन ऐसे भी जो है पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है ना, कैविएटर वो पर्सन होता है जिसको ऐसा लग रहा है कि इसके अगेंस्ट कोई सूट वगैरह इंस्टीट्यूट हो सकता है, तो ये कोर्ट में एक वो लगा देगा कि हमें बता दिया जाए जब भी हमारे अगेंस्ट सूट वगैरह इंस्टीट्यूट हो तो हमें एक बार पहले मतलब बता दिया जाए कि हमारे सूट इंस्टीट्यूट हमारे खिलाफ हो चुका है, ठीक है। ये उसको बताना बहुत जरूरी है अगर उस पर्सन ने लगा दी है एप्लीकेशन कैविएट की, ठीक है। अगर उसने कैविएट पिटिशन वगैरह लगा दिया है तो उसको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कैविएट का क्या मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछा जाता है। कैविएट का मतलब होता है बीवेयर, मतलब उसको एक बार बता दो, उसको अवेयर करा दो इस चीज से कि हाँ उसके अगेंस्ट जो है कोई सूट लेकर के आया है, ठीक है। तो ये बात यहां तक समझ में आ गई। एक तरीके से एक कॉशन या वार्निंग की तरह ये पर्टिकुलर चीज जो है वो वर्क करती है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अगर हम कहें कि कैविएट को जो है लॉन्च करने का क्या ऑब्जेक्ट है, तो इंटरेस्ट को सबसे पहले तो सेफगार्ड करने के लिए, और ऐसा होने के लिए कि कोई भी ऑर्डर्स जो है वो एक्स पार्टे ना पास करे जाए, ठीक है। कोई भी ऑर्डर्स ऐसे एक्स पार्टे ना पास कर दिए जाए, और एनेबल करे कैविएटर को भी जो है सुनने का मौका, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाए कुछ भी ऑर्डर पास करने से पहले। और मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स ना हो कि भाई आजकल को वो सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है फिर उसके बाद तुम हार जाओगे तो तुम इंस्टीट्यूट करोगे, ये सारी चीजें रोकने के लिए जो है कैविएट पिटिशन का यहाँ पर चीज ऐड करी गई। तो कौन कैविएट कौन लॉन्च कर सकता है, तो कोई भी पर्सन जो कि राइट क्लेम कर रहा है, ठीक है, और या कोई भी पर्सन हु इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय एनी इंटरिम ऑर्डर, वो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेंजर टू द प्रोसीडिंग, लेकिन कौन नहीं कर सकता, तो स्ट्रेंजर जो है प्रोसीडिंग से वो कैविएट तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता ना, जो पर्सन स्ट्रेंजर है वो थोड़ी ना कैविएट लॉन्च कर देगा, ठीक है। और सिर्फ नेसेसरी पार्टी नहीं, जो आपकी प्रॉपर पार्टी है वो भी कैविएट को लॉन्च कर सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, और इसमें ये एक बात है कि कौन सा फॉर्म होता है बेसिकली, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ पेटिशन ओनली। हमें बोलते हैं ना कैविएट पेटिशन के ही फॉर्म में होता है। और इसकी जो टाइम लिमिट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी टाइम लिमिट क्या है। इसकी जो टाइम लिमिट है ये यहाँ पर आपको दे रखा है 90 डेज, 90 दिन की टाइम लिमिट है। सच कैविएट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, 90 डेज की टाइम लिमिट है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 149 क्या बता रहा है, पावर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस। देखो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बस ये होता है कि जब होल और एनी पार्ट ऑफ द फी प्रिस्क्राइब ऑफ एनी डॉक्यूमेंट बाय द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द कोर्ट फीस हैज नॉट बीन पेड, उसको पेड नहीं किया गया, ठीक, तो कोर्ट में अपने डिस्क्रिप्शन पर उस पर्सन को अलाउ कर सकती है कि बाय होम सच फीस इज पेएबल, ठीक है, जिसको मतलब वो फीस पे करनी थी, एट as the case may be such court fees and upon such payment of the document in respect of fees payable shall have the same force as if such fee had been paid in the first instance। मतलब अगर उसने फीस पे नहीं करी है तो भी कोर्ट उसको अलाउ कर देगी और माना ऐसे ही जाएगा कि जैसे उसने फर्स्ट इंस्टेंस पे फीस पे कर दी थी,
150 में हमको ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के बारे में बताया गया कि कोर्ट जहां पर बिजनेस ट्रांसफर करने की बात आएगी तो कोर्ट एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में बिजनेस को ट्रांसफर कर सकती है, और जिस कोर्ट में ट्रांसफर हुआ उसके पास सेम पावर्स होंगी सॉरी उसके पास सेम पावर्स होंगे, वो सेम ड्यूटीज परफॉर्म करेगा जो भी उस पर्टिकुलर कोर्ट का था जिसने उसको ट्रांसफर किया, यानी कि जो ट्रांसफरर कोर्ट है, ट्रांसफरी कोर्ट, उसकी सारी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, वही सेम पावर्स भी होंगी। ठीक है, अब सेक्शन 151 है। सेक्शन 151 इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि हमें इनहेरेंट पावर्स के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है कि जो हमारे सिविल कोर्ट है, अगर जजेस को ऐसा लग रहा है कि जस्टिस का एंड हो रहा है या अब्यूज को प्रिवेंट करने के लिए, कोर्ट के प्रोसेस के अब्यूज को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है हमें ये ऑर्डर देना, लेकिन तो कोर्ट जो है वो इनहेरेंट पावर का भी यूज कर सकती है। ठीक है, कोर्ट इनहेरेंट पावर का भी यूज कर सकती है। क्यों करेगी कोर्ट ऐसा? टू डू फुल एंड कंप्लीट जस्टिस। इनहेरेंट पावर का मतलब है कुछ ऐसी पावर्स हैं जो नेचुरल पावर्स हैं, जो कोर्ट के पास जैसे ही कोई इंसान जज बनता है वो उसी वक्त उस इंसान के पास वो सारी पावर्स आ जाती हैं। ठीक है, ऑलरेडी उसमें वो पावर्स एग्जिस्ट करने लगती हैं। ठीक है, तो वो इनहेरेंट पावर्स होती हैं। ये होता क्यों है कि भाई कोर्ट के प्रोसेस को जो अब्यूज कर रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, फॉर द एंड्स ऑफ द जस्टिस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनहेरेंट पावर कहाँ दे रखा है, ये सारी चीजें जहां पर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस वगैरह हुआ है, ठीक है, पार्टी ने कोई फ्रॉड वगैरह किया है, और ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजों के लिए कोर्ट इनहेरेंट पावर्स का अपना यूज कर सकती है। ठीक, तो 152 में हमने क्या बता रखा है, ये भी सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस है कि अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिक्रीज और ऑर्डर्स। तो अगर कोई क्लरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक है जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर में, और एरर्स अराइजिंग देयरइन फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन, कोई अगर एक्सीडेंटल चीज हो गई है और कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो मे एट एनी टाइम बी करेक्टेड बाय द कोर्ट। तो किसी भी टाइम पे कोर्ट से करेक्ट कराया जा सकता है, या तो कोर्ट ओन मोशन पे करेगी या एप्लीकेशन पार्टी उसको देनी पड़ेगी। तो ठीक है, अब ये 153, 153A, 153B अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी भी यहाँ पर आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बचता है। जो आपको पढ़ना जरूरी है, जो आपको पढ़ना जरूरी था वो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। जो सेक्शंस मैंने छोड़े हैं, बिलीव मी, वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। आप अगर बेयर लैंग्वेज में उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें तो उसे छोड़ करके आराम से पेपर में जा सकते हैं। ये चीज आपको पता कैसे चलेगी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए हैं? आप जब तक प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज नहीं करेंगे, ये चीज समझ में नहीं आएगी कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो उन सारी चीजों पे इतना ध्यान नहीं देना है। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन सीपीसी में बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं ऑर्डर्स से। ठीक है, तो वो ऑर्डर्स का हम लोग रिविजन करेंगे जल्दी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद है कि सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।